इसको बाहर रखती हूँ ना, पूरा गंदा हो जाता है। थैंक यू भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 मेरे प्यारे प्यारे, जग से न्यारे, ऑसम वर्ल्ड्स बेस्टेस्ट स्टूडेंट्स को क्या नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी प्लैनेट की बेस्टेस्ट मैम जल्दी से बता दो। यस एवरीबॉडी, ओ माय गॉड, जल्दी बताओ क्या आपको मैम नजर आ रही हैं। यस एवरीबॉडी, कल की क्लास सारे बच्चे पढ़ के आए, आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स मैंने पढ़े बेटा। यस, तो आप लोग कैसे हैं और आप लोग बेटा तैयार हैं आज के पीवाईक्यूज के लिए। लेकिन बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम फर्स्ट जो कुछ फर्स्ट हाफ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करेंगे, एक तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को मार्क्स देने हैं और फिर आप लोग मुझे बताएंगे आप लोगों के कितने स्कोर आए। दूसरी बात, कल की जो एनसीईआरटी की रीडिंग बाकी थी वो कराऊंगी, जो एक होमवर्क दिया था वो बताऊंगी, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने उसका सही आंसर दिया है। और तीसरा मैं क्या कराने वाली थी, एक बार समाप्ति एक्सप्रेस करके ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्विकली रिवाइज करा दूंगी। फिर बेटा हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो इन्हीं के आसपास बेटा आपको बाकी क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा तो घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके वर्ड्स को चेंज करके इन्हीं में से पेपर बनने वाला है। तो आप लोगों को बिल्कुल ईमानदारी के साथ में और क्या करना है बेटा, स्पीड। यहाँ पे आपको टाइम नहीं ज्यादा लेना है क्योंकि क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको स्पीड, अपनी स्पीड फास्ट करनी है बेटा। आप सही कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप कितनी स्पीड में कर रहे हो वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दो बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा। एक सेकंड टाइम दीजिए। हेलो, हाँ भैया आप ले जाइए, मैं भी घर पे नहीं हूँ बट मेरी फैमिली है घर पे, तो आप उनको दे दीजिएगा और उन्हीं से बोल दीजिएगा पे करने का। हाँ, और अगर पॉसिबल है तो मैं 6:30 बजे आऊंगी, 6:30। और आप अभी जाएंगे भैया तो भी वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी आप 6:30 आइए। हाँ ओके ओके भैया, ओके ओके। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, माफी माफी माफी, आई एम सो सॉरी। तो शुरू करें बेटा। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, जल्दी से मुझे बताएंगे हाउ इज दी जोश एवरीवन, हाउ इज दी जोश। और एक चीज बेटा, ये हेडिंग हमने डाली हुई है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि आज हमारा बेटा क्या स्टार्ट होने वाला है, आज हमारा स्टार्ट होने वाला है नया चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और मैं आपको बेटा बताने वाली हूं कि फाइनली हमारा बेटा छोटा नहीं, सबसे बड़ा चैप्टर खत्म तो हो चुका है। देखो मजे आपको बेटा उस चैप्टर में भी आए होंगे, अगर आपको उस चैप्टर में मजे नहीं आए तो बहुत गंदी बात है, लेकिन अब बेटा स्टार्ट होने वाला है आपका एक नया पड़ाव। आज स्टार्ट होगा ब्रीदिंग यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर। और ह्यूमन फिजियोलॉजी बच्चों के रगों में समा जाती है, बच्चों को इतनी बेहतरीन लगती है और लगनी भी चाहिए। आपको पूरी पूरी डॉक्टर की फील जो आती है वो और किसी सब्जेक्ट से या किसी चैप्टर से आए या ना आए, पर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर से ऐसा महसूस होने लगता है कि आप डॉक्टर ही बन गए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इसमें इतने प्यारे प्यारे इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो आप इतना बेहतरीन तरीके से रिलेट कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स लेकिन बेटा मैं कहती हूं, चाहे एनिमल किंगडम हो, चाहे बायोमोलिक्यूल्स हो, चाहे एनिमल टिश्यू हो, चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, आपको हर चीज को उतनी ही शिद्दत से उतनी ही मेहनत से पढ़ना है। बट ऑफ कोर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक स्पेशल दिल में जगह होती है, तो हम उसको भी आज शुरू करने वाले हैं। आई एम श्योर आपको गजब मजा आने वाला है। उसकी बात तब करेंगे जब बेटा हम उसको स्टार्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस से जो हमने कल पढ़ा था। सारे बच्चे मेरे प्यारे प्यारे सब बोले किताब बंद कीजिए, नोटबुक बंद कीजिए, नोटबुक बंद कीजिए। एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने कल पढ़ा था। समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं।
हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। हमने पढ़ा बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या। हमने पढ़ा कि मैम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, लेकिन हर एक टेस्टिस होती है 3 लोब्स में डिवाइडेड, यानी कि ट्राइलोब्यूलर। और फीमेल्स में होती है मैम ओवरी, एक ओवरी इस साइड, एक ओवरी इस साइड, 1 पेयर ऑफ ओवरी, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, बट ये होते हैं 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, ये होते हैं 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। मैम टेस्टिस के अंदर बन रहा होता है स्पर्म्स, और टेस्टिस होती है 1 पेयर लोकेटेड इन द 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट एंड ट्राइलोब्यूलर। ओवरी होती है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, और एक ओवरी के अंदर होते हैं मेरे प्यारे प्यारे सपोलो 8 ओवेरियोल। एक ओवरी के अंदर होते हैं 8 ओवेरियोल, और एक ओवेरियोल से एक अंडा बनेगा, यानी मैक्सिमम अंडे बन सकते हैं 16 अंडे, क्योंकि 8 ओवेरियोल इधर 8 ओवेरियोल उधर। फिर मैम गैमीट बना के बल्ले बल्ले शावा शावा थोड़ी करना है, गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे होती है डक्ट, 1 पेयर ऑफ वास डिफरेंस, और यहाँ पे होती है डक्ट जिसे बोलते हैं मैम ओविडक्ट। ओविडक्ट यहाँ पे 1 पेयर, यहाँ पे होती है वास डिफरेंस 1 पेयर, दैट्स ऑल। यहाँ स्पर्म कैरी करेगा, यहाँ ओवा कैरी करेगी। मैम देखो दोनों जगह के जो ओविडक्ट होते हैं वो फ्यूज करके बनाते हैं कॉमन ओविडक्ट, और कॉमन ओविडक्ट को वेजाइना भी बोला जाता है, और कॉमन ओविडक्ट की जो ओपनिंग होती है उसे बोला जाता है फीमेल गोनोपोर। वैसे ही मैम जब दोनों वास डिफरेंस भी फ्यूज हो जाते हैं तो उन्होंने ऐसे करके बनाया हुआ था कॉमन एजैक्यूलेटरी डक्ट, और कॉमन एजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग को बोला जाता है मेल गोनोपोर। समझ में आ गई बात बेटा? तो 3 स्ट्रक्चर्स तो कंपेयर हो गए। इसके अलावा आपने मेल्स में पढ़ा कि मैम यहाँ पे एक प्यारा प्यारा जग से न्यारा एक ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड को यूट्रिकुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। अंदर उसके छोटे ट्यूब वाले छोटे छोटे टिब्यूल्स होते हैं, स्मॉल टिब्यूल्स इनसाइड, एंड बाहर इसके लंबे लंबे टिब्यूल्स होते हैं, लॉन्ग टिब्यूल्स आउटसाइड, स्मॉल टिब्यूल्स इनसाइड। इस ग्लैंड को बोला जाता है मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलर ग्लैंड, जिसकी लोकेशन होती है 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, जिसका काम होता है नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म्स। यस एवरीबॉडी, जो भी अर्जुना 2.0 से बच्चा आया है वो घबराना मत मैम को देख के। मेरे पुराने सपोले प्लीज उनको बता दो कि ये रिवीजन कर रहे हैं, ये नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर होता है बेटा एक ग्लैंड जिसके बारे में एनसीईआरटी ने इसको ज्यादा भाव नहीं दिया है, इसे बोलते हैं फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोब्लेड ग्लैंड। हालांकि मैंने तुमसे कहा था कि ये ना स्पर्मेटोफोर के अराउंड लेयर्स बनाती है, बट एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। इसे बोलते हैं फैलिक ग्लैंड। ये फैलिक ग्लैंड की डक्ट दिखाई हुई है, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो तुमने क्या पढ़ा कि व्हाइट शाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तुमने यहां बनाए हुए थे, उसे बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सेमाइनल वेसिकल। इनका काम होता है स्पर्म्स को स्टोर करना। स्पर्म्स की ग्लूइंग हो जाती है, स्पर्म्स आपस में चिपक जाते हैं यहाँ, और चिपकने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोला जाता है स्पर्मेटोफोर। क्योंकि जब भी कॉप्युलेशन होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको आप बोलते हो, जब मेल अपना स्पर्म को बॉडी के अंदर फीमेल के रिलीज करेगा तो स्पर्म नहीं रिलीज करता, उन स्पर्म के चिपके हुए स्ट्रक्चर जिन्हें स्पर्मेटोफोर बोलते हैं उसे रिलीज करता है, जो आपके सेमाइनल वेसिकल में हो रहा होता है। डंडना डंडन। इसके अलावा आपने पढ़ा था मेल जेनाइटल पाउच। मेल जेनाइटल पाउच फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 9th and 10th टर्गम along with 9th sternum। करोड़ों बार रिपीट हो चुका है, गलती करोगे तो बेटा पाप लगेगा। 9th and 10th टर्गम along with 9th sternum, और मेल गोनोपोर की ओपनिंग होती है यहाँ डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल गोनोपोर, एंड बेटा किसकी ओपनिंग होती है गोनापोफाइसिस या फिर फैलोमियर्स, जो हार्ड काइटिनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बाहर से विजिबल होते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। यस सब बेटा, मुझे लग रहा है मैं बोल रही हूं पर तुम्हारे आंखों के आगे वो लिखा हुआ पूरा चलना चाहिए, किताब बंद होनी चाहिए तुम्हारी बिल्कुल। यहां बेटा कॉमन ओविडक्ट है। कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग को तुमने बोला बेटा क्या, फीमेल गोनोपोर। यहां पे तुमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था स्पर्मेथीके। स्पर्मेथीके की ओपनिंग को तुमने बोला था स्पर्मेथिकल पोर। एक बच्चे ने डाउट में पूछा हुआ था मैम स्पर्मेथीके आपने एक बनाया हुआ है, आपने लिखा क्यों है कि ये 1 पेयर होता है। तो मेरे प्यारे सपोले, जब मैं बता रही थी तो तू क्या कर रहा था, ढस रहा था किसी को? ये बता बेटा, ये 1 पेयर इसीलिए बनाया था क्योंकि इसकी शक्ल सूरत ऐसी दिखती है।
इसका एक पार्ट होता है बेटा सैक लाइक, एक पेयर थोड़ा सा होता है फिलामेंट जैसा, एक पार्ट। तो ये वन पेयर है, एक ऐसा दिखता है एक ऐसा दिखता है, दिस इज वन पेयर। एंड इसकी ओपनिंग को बोला स्पर्मैथिकल पोर। मैम इसे स्पर्म से रिलेटेड क्यों बोला हुआ है? क्योंकि जब भी बेटा कॉप्यूलेशन होती है फीमेल के अंदर, जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं, स्पर्मेटोफोर रिलीज होते हैं, तो वो इसी स्पर्मैथिके के अंदर स्टोर हो जाते हैं बेटा, इसीलिए इसे बोला जाता है स्पर्मैथिके। और फिर बेटा यहां तुमने बनाई हुई थी क्या? यहां तुमने बनाई हुई थी फीमेल की जेनाइटल फीमेल की जेनाइटल पाउच, ऐसे तुमने बनाया था फीमेल जेनाइटल पाउच। फीमेल जेनाइटल पाउच का ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है जेनाइटल चेंबर और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है बेटा वेस्टिब्यूलम। फीमेल जेनाइटल पाउच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 7th, 8th एंड 9th स्टर्नम। 7th स्टर्नम बोट शेप होता है और आपको उसके अंदर ओपनिंग दिखती है फीमेल गोनोपोर, आपको ओपनिंग दिखती है कोलेट्रियल ग्लैंड की, आपको ओपनिंग दिखती है स्पर्मैथिकल पोर की। बेटा अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं तो क्या ये गलत होगा? यहाँ पे मैं अगर जेनाइटल पाउच में एक चीज ऐसे बना दूं जिसे तुमने ऊथिका बोला था, क्या ये गलत होगा? और यहाँ पे मैंने ऐसे अंडे बना दिए इसके जो 8 क्या बोलते हैं 14 से 16 हो सकते हैं, 14 से 16 हो सकते हैं, अरेंज्ड इन 2 रोज, 14 से 16 अंडे अरेंज्ड इन 2 रोज अगर मैं बना दूं फर्टिलाइज एग्स, क्या ये गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं गलत होगा। क्यों मैम? क्योंकि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये एक ऊथिका का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, डार्क रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों मैम? क्योंकि मैम आपने एक ग्लैंड बताया था कल जो ऐसे पेड़ की टहनी जैसा दिख रहा था, एक लेफ्ट साइड में था एक राइट साइड में था, इसे कोलेट्रियल ग्लैंड बोलते हैं। कोलेट्रियल ग्लैंड की भी ओपनिंग आपको जेनाइटल पाउच में ही दिख रही थी, वो भी ऊपर वाले हिस्से जेनाइटल चेंबर में। तो मैम ये जो कोलेट्रियल ग्लैंड थी इनका काम था सिक्रीशन ऑफ द एग केस जिसे ऊथिका बोलते हैं। तो मैम यहीं पे तो फर्टिलाइज्ड एग्स के ऊपर इन्होंने ये सिक्रीशन को बनाया जिसे आपने बोला एग केस, तो कोई गलत बात नहीं है। मैम इस एग केस का फॉर्मेशन यही तो हो रहा है क्योंकि कोलेट्रियल ग्लैंड अपना सिक्रीशन फर्टिलाइज्ड एग्स के ऊपर करती है और ऊथिका डार्क रेडिश ब्राउन होती है और इसका जो लेंथ होता है 8 मिलीमीटर होता है। और मैम एक बारी में एक कॉकरोच से 9 से 10 ऊथिका बाहर आते हैं और एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके पास भी जेनाइटल पाउच था, इनके पास भी फैलोमियर्स थे या एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, हाँ या ना? इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी होती है क्योंकि बाहर से देख के बता सकते हो ये हमारी प्यारी फीमेल कॉकरोच, ये हमारा प्यारा जग से न्यारा मेल कॉकरोच, क्योंकि मेल में और फीमेल को बाहर से देख के डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। और बेटा ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल मतलब सेक्सेस इनके सेपरेट है, मेल अलग है फीमेल अलग है। और मेल जो है उसमें एनल स्टाइल्स भी होते हैं, एनल सरकाई भी होते हैं, फीमेल में सिर्फ एनल सरकाई होते हैं। फिर मैंने बोला था इनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और डेवलपमेंट जो होती है ग्रेजुअल होती है, इसीलिए इन्हें ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होती है। इन्हें पोरोमेटाबोलस इंसेक्ट्स बोलते हैं। पोरोमेटाबोलस का मतलब है धीरे धीरे चेंजेस आना, लेकिन एडल्ट की और निम्फ की शक्ल सूरत ऐसी नहीं है कि तुम बोलोगे कि भैया ये मेरा बच्चा नहीं है। कॉकरोच का एडल्ट ये नकार ही नहीं सकता कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तू कहां से आया है, क्योंकि बेटा उनकी शक्लें मैच करती है। हाँ लेकिन जो एडल्ट होता है उसके पास विंग्स होती हैं, जो निम्फ होता है उसके पास विंग्स नहीं होती। एग बनता है फिर निम्फ बनते हैं फिर एडल्ट बनता है, इस तरीके से इनकी डेवलपमेंट होती है। पहले फर्टिलाइज्ड एग्स है, फिर बेटा निम्फ है, निम्फ यानी कि बेबी कॉकरोच, बाबू कॉकरोच, छोटू कॉकरोच, सोना कॉकरोच। और ये जो निम्फ होता है बेटा इनके जो बाहर की कवरिंग थी जो मैंने बोला था क्यूटिकल, क्यूटिकल काइटिन की है तो काइटिनियस हार्ड कवरिंग, तो इसके कपड़े छोटे पड़ते रहते हैं बेटा उम्र के साथ साथ। तो होता क्या था मैंने आपको बोला था, ऐसे याद रखो, निम्फ नंबर 1, निम्फ नंबर 2, फिर निम्फ नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब समझना मैंने जो होमवर्क दिया था, फिर बनता है एडल्ट। ठीक है, अब सुनो बेटा, मैंने कहा था कि इसके मोल्टिंग होती है, एक्डाइसिस होती है, ये अपने एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ करता है, 13 बार मोल्टिंग करता है। फर्स्ट मोल्टिंग होती है निम्फ 1 में, सेकेंड होती है निम्फ 2 में, तो थर्ड निम्फ में होती है मोल्टिंग फॉर द थर्ड टाइम, फिर होती है मोल्टिंग 4th, फिर 5th,
फिर 6th टाइम, फिर 7th टाइम, फिर 8th टाइम, फिर 9th टाइम, फिर 10th टाइम, फिर 11th, ओ माय गॉड बेटा 12, और फिर होती है बेटा फाइनल मोल्टिंग। 13 टाइम्स मोल्टिंग करता है तब जाके एडल्ट कॉकरोच बन पाता है। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, जो मैंने एक चीज आपको लिखवाई थी, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट हैज विंग्स। विंग पैड्स बेटा वो स्ट्रक्चर्स है जहां से आगे जाके विंग्स बनेंगी, विंग्स नहीं होती वो, वहां से आगे विंग्स बनती है। तो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज का मतलब है लास्ट निम्फल स्टेज से पहला स्टेज, लास्ट निम्फल स्टेज यानी कि इससे पहला स्टेज। ये लास्ट निम्फ है ना बेटा, निम्फ नंबर 13, तो निम्फ नंबर 12 सेकंड लास्ट। नेक्स्ट टू लास्ट जो है वो अच्छी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसका अंग्रेजी मतलब होता है सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। तो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज का मतलब है ये लास्ट निम्फल स्टेज है ना, इससे जो पहला वाला निम्फल स्टेज है उसमें विंग पैड्स दिखते हैं और आगे जाके बेटा विंग्स बनती है। मुझे बेटा खूब सारे दिल बना के दो वरना पाप लगेगा, मैंने इतना सारा आपको रिवाइज कराया फटाफट, ठीक है। बेबी कॉकरोच का फोटो दिखाऊं, मैं खुद बन जाती हूँ तेरे लिए बेबी कॉकरोच, बड़ा आया। चलो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, फिर बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाने हैं, ठीक है। समझ नहीं आ रहा बेटा, समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, और दिमाग बेटा जब भगवान दे रहे थे तो तुम्हारे वो था ना झोला, उसमें छेद था बेटा, ठीक है। चलो चलते हैं। ये देखो, ये समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ये देखो मैं भी अभी बेटा ये स्क्रीनशॉट, ये वीडियो बनाती हूँ कि इसे कहते हैं चैट की स्पीड, इसे कहते हैं चैट की स्पीड। ओ माय गॉड, देख रहे हो और कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, बड़े आए हाँ नहीं तो। चलो मैंने वीडियो बना ली है बेटा, वीडियो बना ली है तुम लोगों के कमेंट्स की। कॉकरोचेस आर डायोशियस, डायोशियस का मतलब होता है बेटा इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये भी हम बात कर चुके थे बेटा। वैसे तो तुम्हें सब समझ में आ गया, बट मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें एनसीईआरटी माता की रीडिंग कराऊं, तो हम बेटा उसकी रीडिंग 100% करेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, 1 लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ द 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। लेटरल मतलब बॉडी के साइड में है, बीच में नहीं है, बॉडी के साइड में, लेटरल साइड में 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड है। फ्रॉम ईच टेस्टिस बेटा अराइजेस अ थिन वैस डिफरेंस, हर एक टेस्टिस से एक पतली पतली बेटा वैस डिफरेंस निकलती है और ओपन करती है इनटू इजैक्यूलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल। अब बेटा इसका मतलब समझे, सेमाइनल देखो ये यहां से वैस डिफरेंस निकली, ये यहां से वैस डिफरेंस निकली, बोला सेमाइनल वेसिकल से गुजरते हुए, तभी तो मैंने बीच में बनाया, सेमाइनल वेसिकल से गुजरते हुए ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बना रही है। और आप सोच के देखो ना, सेमाइनल वेसिकल से उसे गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि सेमाइनल वेसिकल में ही तो वो स्पर्म्स को लेके जाएगा, तो उसमें स्पर्म की ग्लूइंग हो पाएगी, चिपक पाएगा, और इवेंचुअली इजैक्यूलेटरी डक्ट से जो निकलेगा वो स्पर्मेटोफोर निकलेगा, चिपका हुआ स्पर्म, है ना। एक एक चीज आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए। इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन इनटू द मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस, ये मैंने आपको पोजीशन बताई थी। एनस के कंपैरिजन में गोनोपोर की पोजीशन वेंट्रल होती है, ये याद रखो। एनस डॉर्सल है, गोनोपोर वेंट्रल है, ठीक है, position wise. A characteristic mushroom shaped gland is present in the 6th 7th abdominal segment which functions as an accessory reproductive gland. Accessory reproductive gland है, काम क्या करता है बेटा, नरिशमेंट। एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस या फिर फैलोमियर्स, जो काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गोनोपोर को सराउंड करते हैं। मेल गोनोपोर के चारों तरफ बेटा काइटिन के बने हुए एसिमेट्रिकल, यानी कि इनके पास कोई सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री मतलब भाई इनका शेप साइज कोई फिक्स नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल रैंडम शेप्स के जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं गोनापोफाइसिस या फैलोमियर्स कहलाते हैं। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसिकल, दे आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, दे आर called spermatophore which are discharged during copulation. सेमाइनल वेसिकल के अंदर स्पर्म्स की ग्लूइंग होती है जो एक्चुअल में कॉपुलेशन के वक्त में डिस्चार्ज की जाती है। The female reproductive system consists of 2 large ovaries lying laterally in the 2 to 6th abdominal segment. Female reproductive system में ओवरी होती है, 2 से 6th abdominal segment में लोकेटेड होती है। Each ovary is formed by a group of 8 ovariole या फिर 8 ovarian tubules. एक ओवरी के पास मैम 8 ovarian tubules होते हैं या फिर 8 ovarioles होते हैं, containing chain of डेवलपिंग ओवा। मैंने कहा था ना एक एक ओवेरियोल में डेवलपमेंट अलग अलग डेवलपिंग स्टेजेस में ओवा प्रेजेंट होती है। Oviduct from each ovary unite to form a single median oviduct that is also called vagina which opens into the genital chamber. बोला oviduct
फ्यूज करके बनाती है बेटा कॉमन ओविडक्ट, और कॉमन ओविडक्ट को वेजाइना भी बोलते हैं, जिसकी ओपनिंग को बोलते हैं क्या, फीमेल गोनोपोर, जो ओपन हो रही होती है जेनाइटल चेंबर में, यानी अपर पार्ट ऑफ जेनाइटल पाउच। ठीक है, अपेयर बेटा ये ध्यान रखो, तुम लोग ना ऐसी छोटी छोटी तुम्हें चाहिए है मैम आप एनसीईआरटी अलग से बता दो, मैम आप शॉर्ट नोट दे दो, लेकिन जब तुम ये रीड कराती हो ना तो तुम ध्यान नहीं देते हो, और फिर ना यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तुम कभी, मैं गारंटी दे रही हूँ बेटा, मैं गारंटी दे रही हूँ, जब तुम पढ़ते हो, स्पेशली वो बच्चा जो ध्यान से एनसीईआरटी नहीं पढ़ता, सिर्फ पढ़ लेता है, वो इस चीज को कभी ध्यान नहीं देता है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अ पेयर ऑफ स्पर्मैथिके। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आज के डेट पे इतने आते हैं कि आप अगर एक भी गलती करते हो, पेयर पढ़ना भूल गए, तो आपको कंफ्यूजन होगी बेटा। ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पर्मैथिके इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ सेगमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखवाया था आपको, एंड इट ओपन्स इनटू द जेनाइटल चेंबर, ये भी हम लिख चुके हैं। फिर स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्म स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड ऊथिका, फर्टिलाइज्ड एग्स ऊथिका के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं, एनकेस्ड होते हैं, उनके अंदर बंद होते हैं। ऊथिका डार्क रेडिश होती है या ब्लैकिश ब्राउनिश होती है, हमने रेडिश ब्राउन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप या तो एग्जैक्टली ये लिख लो, पर वो भी गलत नहीं है जो हमने लिखा है, डार्क रेडिश या फिर ब्लैकिश ब्राउनिश कैप्सूल है, 3/8 आप बोल दो, या फिर इसकी लेंथ, या फिर आप बोल दो कि 8 मिलीमीटर लॉन्ग हो गया, मिलीमीटर में भी याद रख सकते हो, या फिर बेटा इस डेटा में भी याद रख सकते हो। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू अ सूटेबल सरफेस, बेटा ये क्या बोलते हैं, दोनों में ही डेटा बेटा याद रख लेना। ठीक है, they are glued to a suitable surface, usually a crack or crevice or highly relative humidity near a food source। बेटा ऑब्वियस सी बात है, crevices cracks में रिलीज करेगी जहां थोड़ा खाना पानी हो, मॉइस्चर हो, ताकि वो सूखे ना। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस बेटा 9 to 10 ऊथिका, एक बारी में 9 से 10 ऊथिका होती है बेटा, और एक के अंदर बेटा 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज बेटा पोरोमेटाबोलस, पोरोमेटाबोलस का मतलब होता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू अ निम्फल स्टेज। और ये ध्यान दो, एक बार ये ध्यान दो बेटा, निम्फ लुक्स वेरी मच, हाँ इंचेस ही है बेटा, यस, nymph look very much like adults. The nymph grows by molting about 13 times to reach the adult form, 13 बार molting होती है। The next to last nymphal stage has wing pads but only the adult has wings। बेटा देखो एक एक चीज हमने पढ़ी है। Many species of cockroaches are wild of no economic importance। फ्रॉग को तो फिर भी खाया जाता है, फूड चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ बीमारी फैलाता है, गंदगी फैलाता है। A few species thrive and around the human habitat, घरों में बेटा ह्यूमंस के साथ रहता है। ये पेस्ट होते हैं, they are pests because they spoil food, contaminate it with their smelly excreta, they can transmit variety of bacterial disease by contaminating food material। समझ में आ गई बात बेटा? तो महीनों का इंतजार हुआ खत्म। पूरा 1 गो में ये चैप्टर सिर्फ पहली बारी अर्जुना नीट 2025 के बैच में पढ़ाया गया है। इससे पहले एनिमल टिश्यू, फ्रॉग और कॉकरोच एक साथ सेशन में कभी नहीं पढ़ाया गया, और इसीलिए कभी भी एक चैप्टर को खत्म होने में इतने लेक्चर्स नहीं लगे हैं। आप वो पहले बेटा भाग्यशाली बच्चे हो। तो अब बेटा हम शुरू करेंगे, यस एवरीवन, अब बेटा हम शुरू करेंगे PYQs। सबसे पहले PYQs, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बेटा PYQs, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बेटा PYQs। ठीक है, यस एवरीबॉडी, चले क्या, शुरू करें क्या, यस एवरीवन, चलिए जी। सबसे पहले बेटा हम शुरू करते हैं। अब बेटा देखो, मैं पहले PYQs के लिए कुछ पोल कराने की कोशिश करूंगी, बट अगर पोल में टाइम वेस्ट होगा बेटा, मैं पोल कंटिन्यू नहीं करूंगी, चाहे आप मुझे बेटा इसके लिए कुछ भी बोलो, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी, अगर सही से चल डिले जाता है क्योंकि 10 सेकंड, तो बेटा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। लेट मी ट्राई वंस एंड आप अपने आप को बेटा मार्क्स देना। हम रीसेंट, मतलब हम सबसे रीसेंट यानी 2024 से स्टार्ट करेंगे, कुछ तो आप कर चुके हैं, और उसके बाद अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, और बेटा हम आपको पोल भी देंगे। चलिए 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 जी, चलिए जी, चलिए जी, शुरू करते हैं। पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये। आप बेटा पोल में आप लोगों को स्टार्ट करा रही हूं, अब जब आपके स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन आया ना, उसके बाद ही मैं पोल करा सकती हूं। चलिए,
आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा नीट 2024 का पहला सवाल, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। जल्दी मैच कीजिए, और अगर आपको बेटा आंसर ऑलरेडी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। और बेटा आप क्या करेंगे, अपने आप को नंबर देंगे, वो बिल्कुल भी बेटा आपको नहीं मतलब वो करना है, ठीक है। लिखना बिल्कुल भी नहीं है PYQs को, बिल्कुल भी नहीं लिखना है बेटा। मैं आपको इनफैक्ट एक PYQs की बुक भी सजेस्ट कर दूंगी, अगर आपको सारी एक जगह पे PYQs चाहिए तो उसके लिए मैं आपको एक बुक बता दूंगी, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर सोल्यूशंस चाहिए, रिटर्न में सोल्यूशंस चाहिए, एक ही जगह पे चाहिए, तो आई विल टेल यू अ बुक, बट फिलहाल आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। चलिए जी, आई थिंक बेटा पोल को करते हैं स्टॉप। द स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, इसे कहते हैं क्रॉप। ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, क्रॉप ही फूड स्टोर करता है। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। 6 to 8 बेटा गैस्ट्रिक सी के, बी का हो गया 2, बी का हो गया 2, आंसर हो गया 3, आंसर हो गया 3। शो रिजल्ट कर देते हैं। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस। देखते हैं आप लोग की क्लास कैसी चल रही है। पुअर परफॉर्मेंस, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस। ये क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में 100% आंसर आना चाहिए, 63%। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इसमें कौन सा आंसर ऐसा था। ए आप लोगों ने कैसे मार्क कर दिया, ए का 4, बी का 3। ये माल्फिगन टिब्यूल्स होते हैं, कुछ भी। जिसके पास पोल नहीं आया वो छोड़ो, जिसके पास पोल आया है उन्होंने कितना गंदा आंसर दिया है। चलो अपने अपने मार्क्स बेटा दो। साध, तेजस, सत्यम, रवि, जसकीरत, रोहन, हरे कृष्णा, आकांश, शांभवी एंड स्वर्णा ये लीडर बोर्ड में टॉप कर रहे हैं। मुझे मिलते हैं +4। आपको कितने मिले बेटा, आप अपने आप को मार्क्स देना। अगला क्वेश्चन 2024 का ही है, ये मैं क्लास में करा चुकी थी। इसके बाद भी अगर आप गलत करते हो तो कोई बेटा ऑप्शन नहीं है। हम सिर्फ 2024 के ही क्वेश्चंस को पोल्स में करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि बेटा इट्स अ टाइम वेस्ट। आप समझ रहे हो ना, आप मेरी भावनाओं को समझना, ठीक है, क्योंकि इट्स अ टाइम वेस्ट बेटा, आप मेरी भावनाओं को समझना, ठीक है। चलो, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यूनिसेल्युलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, मॉइस्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको मार्क करना है यूनिसेल्युलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। सबसे पहले तो उसे ही मार्क करो, चलो सबसे पहले तो उसी को मार्क करो। डन डन डन, मैं कर रही हूं स्टॉप पोल, क्योंकि इतना आपके लिए सफिशिएंट है बेटा, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। यूनिसेल्युलर में तो आंख बंद करके आप बेटा ए का 3 मार्क कर सकते हो, ऑप्शन 1 ही आपको आंसर दिख रहा है। कंपाउंड एपिथेलियम में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको क्या देना है बेटा। कंपाउंड एपिथेलियम में मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी आप दे सकते हो कि नहीं, बी का बेटा 4 दे सकते हो, बिल्कुल मैम कंपाउंड एपिथेलियम होती है। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम में आप कहोगे मैम पैंक्रियास भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको सलाइवरी ग्लैंड मार्क करना है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम में आप पैंक्रियास को मार्क करोगे, क्योंकि सलाइवरी एक्सोक्राइन होती है, वो एंडोक्राइन तो नहीं होती है। पैंक्रियास में एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखते हैं 84। अभी भी मैं इसे पुअर परफॉर्मेंस कहूंगी, जब तक आप 95% आंसर नहीं दोगे तब तक पुअर परफॉर्मेंस ही माना जाएगा। ये क्लास में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा लीडर बोर्ड। सत्यम, गरिमा, तेजस, दिव्यांश, सव्या, प्रिया, काव्यांजलि, जितेंद्र, विस्मय एंड नीलय। चलिए अगला क्वेश्चन 2024 का, इससे ज्यादा इजी और हलवा क्वेश्चन हो नहीं सकता, इससे ज्यादा इजी और हलवा क्वेश्चन हो नहीं सकता मेरे प्यारे प्यारे सपोलो। जल्दी 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 जल्दी, जिसके पास पोल नहीं आ रहा कृपया करके पोल को छोड़ दें और डायरेक्ट कमेंट में आंसर दें, बार बार एक ही बात को रिपीट ना करें। यस एवरीबॉडी, इन बोथ द सेक्सेस ऑफ कॉकरोच, ये 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मैं क्वेश्चन स्टार्ट होने के 2 सेकंड में ही पोल स्टॉप करने वाली हूं। बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच, अ पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई इज प्रेजेंट ऑन। कौन से सेगमेंट में होता है? स्टॉप पोल, स्टॉप पोल, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, इतना ही काफी है। कौन सी जगह पे होता है बेटा, कौन सी जगह पे? 10th सेगमेंट। अब आप लोगों ने अगर हाथ बेटा जल्दी चला के आंसर नहीं दिए तो आपकी गलती है। शो रिजल्ट, ये क्या है? बहुत ही वेरी पुअर परफॉर्मेंस, वेरी पुअर बेटा। जो क्वेश्चन जितनी देर में सॉल्व होना चाहिए उतनी देर में होना चाहिए। 57 बच्चों का सिर्फ आया। प्रिया, साध, शुभ्रांशु, पार्थ, योगिता, लक्ष्मी, पीर, सिद्धांत,
अरु, दिव्य एंड नैन्सी। चलिए जी, क्या इसमें किसी को कोई दुख दर्द समस्या? क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आया? क्या आउट ऑफ नोट्स क्वेश्चन आया है? या बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी से आया हुआ है? जिसको पोल नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तो मैं आपको पुअर परफॉर्मेंस ना दूं, आपका ये कहने का मतलब है। बट बेटा जितने बच्चों ने पोल अटेम्प्ट किया, आप ये सोचो कि उसमें से कितने प्रतिशत बच्चों ने गलत आंसर दिया, है ना। पोल नहीं वर्क करा तो हम सिर्फ 2024 के लिए ही पोल कर रहे हैं बेटा, और लास्ट क्वेश्चन है 2024 का, इसके बाद 2023 स्टार्ट करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 2024 का, इसके बाद पोल नहीं कराएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, ये आखिरी क्वेश्चन है जो हम पोल में कर रहे हैं, इसके बाद हम नहीं करेंगे। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन लास्ट आपके 2024 का। 3 टाइप ऑफ मसल्स आर गिवन एज बी, ए, बी एंड सी। Identify the correct matching pair along with their locations in the human body. ठीक है, चलो। 3 टाइप ऑफ मसल्स आर गिवन एज ए, बी, सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग। पहले तो बेटा मसल्स को आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी है। ए क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, बी क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, सी क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा स्केलेटल है, कौन सा स्मूथ है, कौन सा कार्डियक है। फिर उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर्टी या एग्जाम्पल्स आपको बेटा मार्क करने हैं। जल्दी जल्दी बेटा, ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी। यस एवरीवन, चलिए जी, स्टॉप पोल हो गया है। ए आपका स्केलेटल मसल है, बाइसेप मसल्स। बी आपका इनवॉलेंट्री मसल्स है, इंटेस्टाइन, ये स्मूथ नहीं है। हार्ट, ये गलत है, स्मूथ गलत है। स्केलेटल मसल्स है ए। ट्राइसेप मसल्स आपकी क्या होती है बेटा, जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती है, स्मूथ है बी, और ये आपके स्टमक में होती है। सी है कार्डियक, ये आपके हार्ट में होती है। ऑप्शन 4। चलिए, अब मैंने आपको फुल टाइम दिया था, उसके बाद आपने ये परफॉर्मेंस की है। क्या लिखूं इसमें, पुअर लिखूं या नहीं लिखूं? आप मुझे बताओ ना, कैसे परफॉर्मेंस लिखूं, पुअर लिखूं या नहीं लिखूं? ये तो एब्सोल्युटली पुअर है। क्या कर रहे हो पता नहीं तुम लोग, इतना गंदा। साध, ध्रुव, रुद्र, बहुत सारे बच्चे रिपीटेड देखो आ रहे हैं लीडर बोर्ड में। आरव, छवि, रवि, अश्नूर, पीर, वृषध्वज भट्टाचार्य। ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ बेटा। रिहान, ठीक है। चलिए जी, अब बेटा शुरू करते हैं हम। क्या बेटा देखो, ये तो बहुत गलत परफॉर्मेंस है। आप अगर मेरे को झूठे में नंबर बताओगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप मेरे को इम्प्रेस करके क्या करोगे? आपको नीट में अपने आप को इम्प्रेस करना है। अगर आप गलत कर रहे हो तो अपने आप को जेन्युइनली मार्क्स उतने ही देना जितना आप कर रहे हो, और लास्ट में एनालिसिस करना आपने कैसा किया है। अब मैं फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी बेटा डायरेक्ट। आपको मिलेगा बेटा बहुत ही कम टाइम, आप 10 से 20 सेकंड्स में इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में टाइमर सेट करूंगी। चलिए जल्दी से बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से स्टॉप वॉच लगाते हैं और आप जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। इसका तो टाइम बेटा अब होने वाला है। स्टॉप वॉच ढूंढते हैं। अरे भाई, कैंसल क्लॉक, स्टॉप वॉच। चलिए, ये क्वेश्चन के बाद हम बेटा स्टॉप वॉच लगाएंगे। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई। एक्सक्रीशन किससे होता है? 2023 नीट का सवाल है। फैलिक ग्लैंड से एक्सक्रीशन होता है क्या? यूरिकोस ग्लैंड से एक्सक्रीशन होता है क्या? नेफ्रोसाइट से एक्सक्रीशन होता है क्या? फैट बॉडी से एक्सक्रीशन होता है क्या? कोलेट्रल ग्लैंड से एक्सक्रीशन होता है क्या? नहीं। तो बी, सी एंड डी, बी, सी एंड डी। मुझे मिल गए 4 नंबर। आपको कितने नंबर मिले आप बताओ। और क्या इन क्वेश्चन में आपको 1% भी बेटा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, या फिर आप क्वेश्चन देख के ही आंसर सॉल्व कर सकते हो? आप कमेंट्स में आंसर लिखते रहो बेटा, आप कमेंट्स में आंसर लिखते रहो बेटा। आप डायरेक्टली कर सकते हो कि नहीं, कोई इसमें दिमाग नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन अगेन नीट 2023 का है। इसके लिए तो बेटा आपको ना सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स लगने चाहिए, 10 सेकंड लगने चाहिए, 10। क्वेश्चन देखते ही आंसर सॉल्व होना चाहिए। और आप देखो कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पीवाईक्यू के, और इसीलिए पीवाईक्यू करना इतना जरूरी होता है। आप सोचते हो ना कि क्या करूं, पीवाईक्यू करो भाई, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। 16 सेकंड हो चुके हैं, 3 सेकंड और बेटा, फिर मैं टाइमर स्टॉप कर रही हूँ। स्टॉप, 20 सेकंड हो गए। Which of the following is the characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, आप मेल और फीमेल को अलग अलग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसमें से कौन सी चीज को यूज करते हो? और सारे बच्चे एक बारी ना कमेंट सेक्शन को जरूर एक बारी खोल के देखें कि कितना कंपटीशन है आपकी क्लास में।
और कितने सही आंसर आ रहे हैं आपकी क्लास में, और कितने बच्चे सिर्फ आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपका कंपटीशन कितना है। एक बार कमेंट सेक्शन खोल के स्पीड चैट की जरूर देखना। प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स, इनसे कोई मतलब नहीं है, स्क्लेराइट, एनल सर्काई, डार्क ब्राउन बॉडी कलर, इससे कोई आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पता चलता। आपको सिर्फ एनल स्टाइल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस से पता चलता है कि मेल है या फीमेल। मुझे मिल गए हैं 4 नंबर। हम बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अब बेटा 2 स्टेटमेंट्स है नीट 2023, कौन सा स्टेटमेंट गलत, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, मैं आपको देती हूँ 30 सेकेंड्स का टाइम, आप इसे बेटा सॉल्व करो। मैं आपको इसे दे रही हूँ 30 सेकेंड्स का टाइम। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। लिगामेंट्स आर डेंस इरेग्युलर टिश्यू, कार्टिलेज इज अ डेंस रेगुलर टिश्यू। In the light of the above statement, choose the correct answer from the given option. इसे कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 30 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्या लिगामेंट डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? कतई नहीं मैम। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के 2 एग्जांपल्स थे, टेंडन्स एंड लिगामेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। कार्टिलेज डेंस रेगुलर टिश्यू कतई नहीं होता, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फॉल्स। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर फॉल्स। सिर्फ देखते जाओ कैसे आपके नोट्स के बाहर से क्वेश्चंस एक भी नहीं आपको मिलेंगे। +4 अगला क्वेश्चन बेटा, अगेन 30 सेकेंड्स टाइम। रीसेट एंड स्टार्ट, रीसेट एंड स्टार्ट। नीट 2023, और आप देखो इस चैप्टर से 4 से 5 सवाल आ रहे हैं। इतना बड़ा चैप्टर है पर वेटेज भी उतनी है, वेटेज भी उतनी है। आप इस चैप्टर को हल्के में ना लो, और बहुत बड़ा वेटेज होता है एक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अपने आप को नंबर देते हुए चलो। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके पास बचते हैं बेटा सिर्फ 5 मोर सेकेंड्स। 3, 2 and 1 स्टॉप। स्पीड देखो अपनी बस। मास्ट सेल्स किस में मिलते हैं? इसमें से आप सबसे बेस्ट लगा सकते हो मास्ट सेल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, ए का हो गया 2। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल्स में होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, ऑप्शन आ गया बेटा 1। ब्लड होता है एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सी का हो गया 4। और टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आपको याद आ रहा है बेटा टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में होती है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, और बेटा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में होती है नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हाँ या ना? सारे बच्चे मजे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? हाँ कि ना? +4 मैंने अपने आप को दिया है। अगला क्वेश्चन नीट 2022 का, इसके लिए आपको तो लगने चाहिए बेटा वैसे तो सिर्फ 10 सेकेंड। सिर्फ 10 सेकंड नहीं, आपको 2 सेकंड में आंसर पता चलना चाहिए। देखा क्वेश्चन और टक से मार्क होना चाहिए। ये उन्हीं बच्चों के साथ पॉसिबल है जो चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। ये उन्हीं बच्चों के लिए पॉसिबल है, इतना आसान है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? आपका समय होता है खत्म, क्योंकि इतना ज्यादा समय इसमें लगाना नहीं है। ब्लड इज अ बेटा कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज इज अ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, ये तो बेटा नीट का लेवल रह गया है, ये नीट का लेवल है। और आप सोचते हो कि हमसे कैसे होगा मैम, हमारे टाइम पे पेपर टफ आएगा। आप बस क्वेश्चन करते जाओ। आप खुद बेटा बोलते हैं ना कि बंदे को खुद प्रूफ दे दो कि कैसा पेपर आता है। न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया इज अ पार्ट ऑफ न्यूरल टिश्यू बेटा, +4 दे दूं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगेन नीट 2022 का। मैच द फॉलोइंग है तो मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे देती हूँ ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा तो ये बिल्कुल नहीं लेगा, उससे ज्यादा समय तो ये बिल्कुल भी नहीं लेगा। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। जल्दी बेटा जी। ब्रोंकियोल्स, गॉबलेट सेल्स, टेंडन्स, एडिपोज टिश्यू, जल्दी जल्दी जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। ब्रोंकियोल्स। और आप एक बात देख पा रहे हो, क्या ऐसा ही अभी क्वेश्चन आपने 2023 में नहीं किया था? क्या ऐसे ही बेटा ब्रोंकियोल से क्वेश्चन नहीं आया, एडिपोज से क्वेश्चन नहीं आया, गॉबलेट सेल से क्वेश्चन नहीं आया? पीवाईक्यू किया करो, रिपीटेड आते हैं बेटा, सिर्फ थोड़ा सा डेटा चेंज कर देते हैं। ब्रोंकियोल में होगा सिलिएटेड एपिथेलियम, ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, ए के ऑप्शन में इन्होंने मेहनत भी नहीं की ऑप्शन बनाने में।
बी का 3 गॉबलेट सेल, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर, टेंडेंस बेटा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सी का हो गया 1, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, ए का हो गया बेटा सॉरी ऑप्शन हो गया 1 + 4। अगला क्वेश्चन बेटा, इसे आपको सॉल्व करना है बेटा बिल्कुल 10 सेकंड में, 10 सेकंड में सॉल्व करना है, 10 से 20 सेकंड मैक्सिमम, 10 से 20 सेकंड्स। नीट 2021 का सवाल है ये। Identify the type of cell junctions that help to stop leakage of the substance across the tissue and facilitate of communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecule। बोला वो जंक्शन बताओ, पहले तो उसका नाम बताओ जो स्टॉप लीकेज अक्रॉस द सेल, और दूसरा उसको बताओ जिसका कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, जो स्टॉप बेटा एंड रीसेट। जो लीकेज को रोकता है वो होता है टाइट जंक्शंस, और जो बेटा कम्युनिकेशन कराता है वो होता है गैप जंक्शन। तो ऑप्शन बी। कौन सी रॉकेट साइंस थी इसमें? सपोलो +4 दे दे। चलिए 2021 का अगला सवाल सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 सेकंड वाला सवाल है, उससे ज्यादा का ये सवाल नहीं है। 10 से 20 सेकंड्स। Which of the following बेटा स्पीड, अपनी स्पीड हर आने वाले क्वेश्चन के साथ में बढ़ाओ, हर आने वाले क्वेश्चन के साथ में अपनी स्पीड बढ़ाओगे तभी इसका कोई फायदा होगा। आंसर सब लोग हो सकता है करेक्ट देंगे, 90% करेक्ट देंगे, बट बेटा हमेशा वो वाला बच्चा ऊपर रहेगा जिसने स्पीड में ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। Which of the स्टॉप कर दे रही हूं मैं, which of the following statement wrongly represent of the nature of smooth muscles? Wrong आपको देखना है। These muscles have no striation, ये तो करेक्ट है। These are involuntary, ये भी करेक्ट है। Communication among the junction is कतई नहीं बेटा, कौन सी घटिया बात कर दी है भाई। इंटरकैलेटेड डिस्क तो सिर्फ कार्डियक मसल में होता है, इनमें गैप जंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हमें मिल गए +4 बेटा, बहुत शानदार। 2020 कोविड मैंने आपसे कहा था, और ये भी आपको सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व करना है बेटा। कॉकरोच का सवाल आया हुआ है, कॉकरोच तो इनका फेवरेट टॉपिक था। अभी आज तक फ्रॉग पे क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि बेटा अब तक तो फ्रॉग टॉपिक में ही नहीं था, पहली बार इस साल इंक्लूड हुआ था, तो इस साल तो नहीं आया, लेकिन आगे आएगा 100%। माउथ पार्ट्स को फोरगट के सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले आता है माउथ, माउथ लीड्स टू बेटा क्या, माउथ लीड्स टू फेरिंग्स, लीड्स टू इसोफेगस, लीड्स टू क्रॉप, लीड्स टू गिजर्ड। इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। और बेटा हमें मिल चुके हैं 4 नंबर। बेहतरीन बेटा, कमेंट्स में ऐसे ही सही आंसर्स की बौछार करते रहो बेटा। अगला क्वेश्चन सिर्फ आपका 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड लेना चाहिए। कोविड नीट 2020 का पहला नहीं दूसरा सवाल, अभी हम कोविड का ही तो कर रहे थे। सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। जल्दी 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 जल्दी। न्यूरॉन नर्व सेल होती है, फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू में दिखते हैं, ऑस्टियोसाइट बोन सेल्स होती है। बेटा ये देखो कितना गंदा ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी बेटा बिना देखे भी बता सकता है कि ये क्या ऑप्शन दिया हुआ है। आपसे इनकरेक्टली मैच्ड पेयर पूछा हुआ है, तो कॉन्ड्रोसाइट स्मूथ मसल्स के सेल थोड़ी होते हैं। ये 3 आंसर जो भी दे रहा है अपने सर पे ना जोर से टपली बजाओ, जोर से बजाओ अपने सर पे टपली। क्या आंसर दे रहे हो? 3 ऑस्टियोसाइट बोन सेल्स नहीं होते नालायक। कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल के सेल कब से हो गए? +4। अगला क्वेश्चन 2020 का ही है, कोविड का। आपको बेटा 15 से 20 सेकंड लगने चाहिए, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। 15-20 सेकंड्स मैक्स। भैया गर्मी हो गई है। अब आप एक बार बताओ, क्या आपने अभी अभी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन नहीं किया था? देखो 2020 में आया और 2024 में भी रिपीटेड टाइप का आया था। क्या आपने अभी अभी ग्राइंडिंग और वो कुछ बेटा हेपेटिक सीके से रिलेटेड, बहुत गर्मी हो रही है यार, हेपेटिक सीके से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ी? ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल बेटा प्रोवेंट्रिकुलस यानी कि गिजर्ड। 1 का हो गया 3, 1 का हो गया 3, 1 का हो गया 3। ओ माय गॉड, एक ही ऑप्शन में है यार, एक ही ऑप्शन में है। गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रीट करता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है हेपेटिक सीके। 2 का हो गया 1, 2 का हो गया 1। 10 पेयर में क्या होते हैं बेटा? स्पाइरिकल्स होते हैं। हाँ 10 पेयर में स्पाइरिकल। 3 का हो गया 4। और एनल सरकाई होती है बेटा 10 सेगमेंट में। ये भी इस साल का आया हुआ क्वेश्चन है, एनल सरकाई कौन से सेगमेंट में है? देख लो एक बार अपनी आंखों के सामने। यस एवरीवन, यस एवरीवन। 2020 का अगला सवाल जो हमने नर्वस सिस्टम में एक बेहतरीन पॉइंट पढ़ा था, उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैच द फॉलोइंग बेटा कॉलम्स विद रेफरेंस टू द कॉकरोच एंड सेलेक्ट, सॉरी ये मैं वही
इफ हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर अ फ्यू डेज। अगर आप कॉकरोच के सर को काट दो वो फिर भी कुछ दिनों तक जिंदा रहता है। काहे? द कॉकरोच डज नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम। ये कौन सी बेकार बात की है बेटा, उसके पास नर्वस सिस्टम तो होता है। द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम। 16 पे ही चलाओ, वे बहुत गर्म हो गया पता नहीं क्यों। एक गर्म पानी लेकिन भिजवा देना, ठीक है। Head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of the body. Head holds 1/3 part of nervous system, rest is situated dorsal। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हेड के पास बेटा नर्वस सिस्टम का बहुत ही छोटा पोर्शन होता है। रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम बॉडी के वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होती है और इसी कारण से उसकी गर्दन अगर आपने उड़ा भी दी, जो आपको बेटा ऐसा कतई नहीं करना है, वो काफी दिन तक जिंदा रह सकता है। और फिर कॉकरोच गाना गाता है, जिंदा हूं यार काफी है। क्रिंज? इट्स ओके बेटा, ठीक है। क्रिंज कहाँ था बेटा, ये तो मैं कितना रिलेटेबल, मैं क्रिंज नहीं हूँ बेटा। कभी गलती से भी मैम को ऐसा मत बोलना, हर्ट होगा, हर्ट होता है इधर, हर्ट होएगा बेटा। Never, never ever say that, okay? Goblet cells of alimentary canal are modified form of। Goblet cells बेटा कौन से शेप के होते हैं ये बताओ, मैंने आपको लिखवाया हुआ है। ये कहाँ लिखवाया है? कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स में लिखवाया है कि नहीं? ऑप्शन 1। कॉन्ड्रोसाइट्स नहीं होती है, कंपाउंड सेल्स नहीं होती है, फ्लैट सेल्स नहीं होती है। +4 मिल गया, +4। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। बहुत शानदार बेटा। 2020 के सवाल के बाद अगला 2020 का सवाल। 2020 ने तो बेटा काफी सारी क्वेश्चंस कर दिए। क्यूबॉइडल एपिकॉन 2020 में ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा फेवरेट बना हुआ था, काफी क्वेश्चंस आए हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल लिखवाया था और वही एग्जाम्पल आया हुआ है। आप सोच के देखो बेटा, एक बात बताऊं, सच्ची में बताने वाली बात है। देखो अगर मैं तुम्हें भर भर के लिखवा दूंगी तो उसमें से तो क्वेश्चन फंसेगा ही, बट आप टू दी पॉइंट चीजें लिखो और वही क्वेश्चन में आए तो बात बनती है ना। इतने में से क्वेश्चन बन जाना इट्स नॉट अ बिग डील, बट आपने इतना लिखा है सिर्फ और उसमें से क्वेश्चन फंसे, दैट इज अ बिग डील। और आपको मैं हमेशा कहती हूँ नोट्स वैसी होने चाहिए, किताब भी कोई पढ़ो तो वो वैसी होनी चाहिए, ठीक है। चलो, Of course, proximal convoluted tubule of the nephron PCT। +4 दे दे, +4 दे दे। अब आप देखो बेटा एक बारी कैसे रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। आपने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया था अभी, आपने यही क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली अभी, ठीक है। आपने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया था। अरेंज द एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। सेम क्वेश्चन किया था, बस थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्रॉप, लीड्स टू गिजर्ड, लीड्स टू इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। ऑप्शन 1 इज योर आंसर। ऑप्शन 1 इज योर आंसर। नलायकों, कौन दे रहा है ऑप्शन 2? गिजर्ड पहले आता है क्या? ऑप्शन 2 जो दे रहे हैं, टपली बजाओ अपने सर पे। क्रॉप पहले आएगा कि गिजर्ड? चलो, पीवाईक्यूज बेटा पिछले 5 साल के हो चुके हैं, 2019 से लेके 2024 के। मोस्ट रीसेंट करा दिए है मैंने आपको, मोस्ट रीसेंट पीवाईक्यूज आपको करा दिए। पहले तो आप बताओ पीवाईक्यू में आपकी कैसे परफॉर्मेंस थी, फिर मैं आपको अदर असर्शन एंड रीजन, अदर क्वेश्चंस, अदर एमसीक्यूज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन, अब हम बेटा इनकी प्रैक्टिस करेंगे। पीवाईक्यू में आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा ये बताओ। और वैसे अभी ना भी बता पाओ तो आप, क्योंकि सबका तो मैं रीड अभी नहीं कर पाऊंगी, तो आप क्या करोगे, लास्ट में आंसर देना, या कम्युनिटी पोस्ट एक करूंगी उसमें आप लोगों से थोड़ी बातचीत भी करूंगी। कैसा रहा बेटा आप लोगों का परफॉर्मेंस ये बताओ। सही रहा? यस? नहीं, आपको चलो थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अभी अभी चैप्टर पढ़ा है, वैसे तो बेटा जब अभी अभी ताजा पढ़ते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा सही होने चाहिए रैदर देन गलत, है ना। बट बाई चांस अगर तुम्हारे कुछ गलत भी हुए हैं तो थोड़ी सी उसकी देखना कि तुमने एरर कैसे की है, स्पीड अपनी देखना कि कैसे था। लेकिन जो चीज मैं सबसे ज्यादा आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये पूछना चाहती हूँ बेटा कि आपको क्या लगता है कि आपके नोट्स, मैं एनसीईआरटी की इसलिए बात नहीं करती हूँ, ऑफकोर्स हमारे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ये बार बार बेटा कहानी गाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नोट्स की इसीलिए बात करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन तो नोट्स में होती है।
एनसीईआरटी तो स्टेटमेंट दे देती है, उसकी एक्सप्लेनेशन या तो किसी किताब में मिलेगी या तो आपको नोट्स में मिलेगी। आपके नोट्स को अगर आप फॉलो करो, इनफैक्ट जब नोट्स की बात की है, किताब की बात की है, तो आपको जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता होगा कि अच्छा बहुत सारे बच्चे ये भी डाउट में थे कि जूलॉजी में डीजी के प्री ऑर्डर्स अब खत्म हो चुके हैं बेटा। अब आप डायरेक्टली अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी 1 महीने तक वो प्री ऑर्डर्स पे थे, अब ऑर्डर्स आप कर सकते हो डायरेक्टली, तो अब आपके पास 2-3 दिन में पहुंच जानी चाहिए। प्री ऑर्डर्स में बहुत टाइम लग रहा था, तो अगर आप अभी ऑर्डर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और अगर आप उस किताब को भी देखोगे बेटा, वो स्पेसिफिकली ऐसे ही डिजाइन की गई थी कि आपको कम शॉर्ट नोट्स में भी आपको सारा कंटेंट कवर हो जाए। और आप इस नोट्स को भी फॉलो करोगे बेटा, कुछ भी आपके एनसीईआरटी में से, आपके नोट्स में से बाहर से नहीं आएगा। आप डेडिकेटेड बेटा शिद्दत के साथ में, जैसे आप शिद्दत से मम्मी को प्यार करते हैं ना, माता पिता को शिद्दत से प्यार करते हो, वैसे ही बेटा आप शिद्दत से क्या करोगे, अपने नोट्स से प्यार करो, शिद्दत से एनसीईआरटी को प्यार करो। आप आराम से बेटा फुल मार्क्स लेके आओगे, लेकिन वो शिद्दत अपने दिल में रहनी चाहिए कि भाई मेरे को कोई क्या बोलता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरी नजरें सिर्फ अपने नोट्स, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी उतने तक ही लिमिटेड होनी चाहिए, इधर उधर मुझे कोई मतलब नहीं है। मैम ने बोला है मैं उसी को फॉलो करूंगी, और मैं 100% मैम आपको 360 में से 360 ला के दिखाऊंगी, बॉटनी जूलॉजी कंबाइन करके। आपको समझ में आ गई बेटा ये वाली बात? वादा करते हो? यस एवरीवन। पीवाईक्यू की बुक आप पूछ रहे थे, मैं पीवाईक्यू की बुक ना थैंक यू जब बताऊंगी ना तब मैं आपको बताती हूँ कि पीवाईक्यूज, अगर आप इससे पहले के भी क्वेश्चंस करना चाहते हो तो उसके लिए बुक में लास्ट में आपको बता दूंगी थैंक यू स्लाइड से पहले, ठीक है? आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस एवरीवन, मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या आप बेटा, हाँ मार्क्स आप बेटा लास्ट में मुझे बताना। सो आई वॉन्ट दी प्रॉमिस फ्रॉम यू ऑल कि आप सिर्फ एक चीज सुनना कि टीचर आपको जो बता रहा है, आप सिर्फ उस बात को फॉलो करो यार, दिल से फॉलो करो, बिना किसी शक के, बिना किसी, क्योंकि जब आपने जहां से डाउट करना स्टार्ट किया ना तो वो रिश्ता कभी सही नहीं बनता बेटा। आपने जहां किसी भी रिश्ते में डाउट करना स्टार्ट किया, फिर उस रिश्ते में बेटा क्रैक्स आ रहे हैं, और आपको जब तक वो डाउट रहेगा, आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आप उसे ईमानदारी से कभी भरोसा नहीं कर पाओगे, आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आप वो चीज हटा दो एकदम, और ईमानदारी से ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ में चलो, और जेन्युइनली बेटा यहां से आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और आपके पास पीवाईक्यू एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था इस चीज का कि नजर सिर्फ एकदम टारगेट पे होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। यस एवरीबॉडी, डन, पक्का प्रॉमिस, सबोला प्रॉमिस मेरे को मिल चुका है। और बेटा अब हम चलते हैं अदर क्वेश्चंस की तरफ, और आप फटाफट से बेटा अदर क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। यहां मैं असर्शन रीजन भी आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, और कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी कराऊंगी, आप फटाफट से करेंगे, ठीक है? तैयार है? हाउ इज द जोश एवरीबॉडी टू स्टार्ट विद द अदर एमसीक्यूज एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन 20,000 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चलिए जी, यस एवरीबॉडी, जल्दी, सपोला प्रॉमिस मिल चुका है मेरे को, प्रॉमिस बोल रही हूं मैं, प्रॉमिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है? चलिए मैं 1-2 पोल और कराने की कोशिश करती हूं। इनमें से कौन सी चीज बेटा इनकरेक्ट है? मैं एक ही पोल करा रही हूं यार, क्योंकि पोल में टाइम वेस्ट होता है यार, ठीक है? देखो हम कितनी जल्दी कर गए ना पीवाईक्यू, अगर ये हम पोल में करते ना बेटा तो बहुत टाइम लग जाता। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बेटा? सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more layer of cell, the columnar epithelium is found in the air sac of lungs, ciliated epithelium help to move the particle or mucus in a specific direction over the epithelium। ये हर एक टॉपिक से बेटा क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ये ध्यान रखो, स्पेशली हर एक टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है? सारे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। ऑफ कोर्स से बात है मैम, कॉलमनार एपिथेलियम कभी भी एयर सैक्स में नहीं दिखता, एयर सैक में तो मैम सिंपल एपिथेलियम दिखती है, सिंपल डिफ्यूजन। और हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे बेटा इसी को तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट है। एक बार देख लेते हैं शो रिजल्ट करके, चलो थोड़ा सा इतू सा बेटर परफॉर्मेंस है। आदित्य, साध, लक्ष्मी, सत्यम, शाश्वत, दिव्यांश, अंश, नूर, सौरभ, कनिष्का एंड सौम्यजीत माइती। चलो बहुत सही बेटा। अगला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, जल्दी से डायग्राम को आइडेंटिफाई किया जाए। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इज इट मल्टी सेलुलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम? इज इट अ पोर्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड?
इज इट अ गॉबलेट सेल, इज इट बोथ 1 and 2? जल्दी बताओ क्या आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे, जल्दी से बताओ क्या आंसर दोगे। मैम ये एक तो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का डायग्राम है, और जब ये मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का डायग्राम है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये एक सलाइवरी ग्लैंड का पोर्शन हो सकता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, और अगर आप किसी भी मल्टी सेलुलर ग्लैंड को देखोगे तो उसमें ऐसा ही दिखेगा कि मल्टीपल सेल्स मिलके सिक्रीशन को बना रही है। तो आंसर कैन बी बोथ 1 and 2। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी, मैं ये उम्मीद कर रही हूं, उन्होंने हो सकता है सिर्फ मल्टी सेलुलर ग्लैंड मार्क किया हो। अपनी गलती को आइडेंटिफाई करना बेटा। गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर होता है तो इसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। इसमें भी अपने आप को नंबर देते हुए चलो बेटा, अदर क्वेश्चंस में भी अपने आप को नंबर देते हुए चलो। अगला क्वेश्चन बेटा, in all connective tissue the cell secretes fibers of the structural proteins called collagen और elastin except, बोला इनमें से सारे जगह पे आपको सेल्स फाइबर सिक्रीट करते हुए दिखेंगे, लेकिन कौन सी जगह पे फाइबर्स नहीं दिखेंगे, ये ऑप्शन आपको मार्क करना है। स्किन, बोन, ब्लड, लिगामेंट। मैंने आपसे कहा था बेटा कि सारे कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स नहीं होते, और इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो दिखाया हुआ है दैट इज ब्लड। ये मैंने आपको लिखवाया था बेटा, अगर आपको याद आ रहा हो तो ब्लड में फाइबर्स नहीं है। दिस इज द ओनली केस बेटा विच इज द एक्सेप्शन विच डू नॉट हैव कोलाजन और इलास्टिन फाइबर। मिलते हैं +4 बेटा। जल्दी जल्दी सपोला आर्मी हाथ चलाएगी और जल्दी जल्दी आंसर देगी। चूज द करेक्ट पेयर बेटा। टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू। बोला कि इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है बेटा। टेंडन्स स्पेशलाइज कतई नहीं होती, एडिपोज बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू कतई नहीं होती, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू कतई होती है होती है। कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है बेटा, कार्टिलेज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। हमें मिल गए 4 नंबर। और बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। The wall of internal organs बेटा, wall of internal organs such as blood vessels, stomach, intestine contains dash muscle, dash of muscle tissue। कौन से टाइप का मसल होता है बेटा। ये इतने टॉपिक्स को इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाए हुए हैं ना कि आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को करो ईमानदारी से। इनवॉलेंट्री, स्मूथ, अनस्ट्राइएटेड, ऑल ऑफ दिस बेटा। इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेजल, स्टमक, इंटेस्टाइन, दे ऑल कंटेन बेटा स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, अनस्ट्राइएटेड होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। बी क्यों लगा रहे हो नलायकों? कितने बच्चों ने बी लगाया है बेटा? बी लगाया है तो माइनस दो अपने आप को भाई। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, कंटेन इनवॉलेंट्री ऑफ मसल टिश्यू। इन थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे भाई साहब गलत है, ठीक है, लेकिन बात तो एक ही है। इनवॉलेंट्री ही स्मूथ है, स्मूथ ही अनस्ट्राइएटेड है ना। ऑल ऑफ द अबव बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जरा पढ़ो इसको। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with their intercellular substances perform a specific function. All complex animals consist of 4 basic type of tissue. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. बोला बेटा मल्टी सेलुलर एनिमल में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। आंसर तुम्हारे धीरे क्यों हो रहे हैं भाई? एनर्जी डाउन क्यों हो रही है? आंसर उतनी ही स्पीड से आने चाहिए भाई। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को बेटा जो एक जैसी परफॉर्म करती है, जरूर करती है, उसे टिश्यू बोला जाता है। ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ बेटा, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में यस एब्सोल्युटली बेटा ओनली 4 टाइप ऑफ बेसिक टिश्यू होते हैं, जैसे एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस बोला जाता है। बोथ स्टेटमेंट बेटा 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 3 इज योर फाइनल आंसर। मुझे मिल जाते हैं 4 नंबर। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड बेटा। मेन फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। Cuboidal epithelium is commonly found in the wall of blood vessels and air sac of lungs. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. जो मेन फंक्शन क्यूबॉइडल एपिथेलियम का है, क्या वो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम commonly found in the wall of blood vessels and air sac of lungs.
क्या दिखती है बेटा? सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मेन फंक्शन क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। क्यूबॉइडल के लिए भी ये बात कही हुई है, कॉलमनार के लिए भी ये बात कही हुई है बेटा। दोनों का मेन फंक्शन लिखा हुआ है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बनता है 1। मुझे मिलते हैं 4 नंबर, आपको कितने मिले आप अपने आप को मार्क्स दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, select the option from the correct statements for the neural tissue. Neurons are excitable cells. Neuroglial cells protect and support the neurons. Neuroglial cells make up more than 1/2 volume of the neural tissue in our body. When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along a cytosol. जल्दी से बताओ, choose the correct option. Neurons are definitely the excitable cells, absolutely. Neuroglial cells बेटा प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल न्यूरोग्लियल सेल सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है न्यूरॉन्स को। इसमें बहुत सारे बच्चे शगुन करेंगे और मुझे सच्ची सच्ची बताना कितने लोगों ने शगुन किया है। बहुत सारे लोग गलत करेंगे, मुझे 100% गारंटी है, इसीलिए तो लेके आई थी ये क्वेश्चन। सच्ची सच्ची बताना कितने लोगों ने गलत किया। न्यूरोग्लिया सेल मेक अप मोर देन 1/2 वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, ये बात भी बिल्कुल सही है। मुझे दिख रहा है कमेंट्स में कितने गलत किए। When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travel along a cytosol, false. आई कितने लोगों ने गलत किया बताओ बेटा। क्या न्यूरॉन को स्टिमुलेट करने पर जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है वो उसके साइटोसोल या साइटोप्लाज्म की तरफ जाती है या स्विफ्टली ट्रैवल्स अलोंग द एक्सॉन? जब आप न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हो तो न्यूरॉन से जो एक्साइटेशन होती है उसके यहां टुवर्ड्स द एक्सोप्लाज्म जाती है कि नहीं? मैं एक बारी ना एनसीईआरटी की इसकी रीडिंग कराना चाहती हूँ, मेरे पास पता नहीं है या नहीं है, एक बारी देख लेती हूँ। मैं तुम्हें एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मैं वो क्लास 11th तक ना एग्जैक्ट लाइन में तुम्हें बताऊं कि कहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने गलत किया ना, मैं एक बार देख लेती हूँ। एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली यही चीज की है, अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बेटा? देखो पहले तो बेटा एक्साइटेशन यहाँ पे स्टार्ट होती है और ट्रैवल करती है टुवर्ड्स द एक्सॉन, और एनसीईआरटी ने बोला है विद स्विफ्टली ट्रैवल अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है बेटा? ये एक्चुअल में ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से बेटा ये एक्सॉन है, एक्सॉन की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे एक्सोलेमा बोलते हैं। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा बोलते हैं। तो टुवर्ड्स द एक्सोलेमा ट्रैवल करके जाती है, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? यस एवरीवन, यस एवरीवन। तो एज पर एनसीईआरटी की लाइन आपको फॉलो करनी है बेटा। ऑब्वियस सी बात है, डेंड्राइट में पहले इंपल्स जनरेट होता है और इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ चैनल्स खुलते हैं, यहाँ आयंस की एंट्री होती है सेल बॉडी के अंदर, और फिर बेटा एक्सॉन में जो होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जनरेट होता है जिससे आगे बेटा इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करती है। आपको मेरी बात समझ में आई ना? इसका जो पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है ना बेटा कि कैसे कैसे एक्सॉन से आप शुरू करते हैं। हालांकि पहले डेंड्राइट से बेटा इंफॉर्मेशन आती है, मतलब स्टिमुलस होता है, फिर स्टिमुलस डेंड्राइट और सेल बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं वो तो बाद की बात है, बट अभी आपको एज पर एनसीईआरटी मार्क करना है। तो ट्रैवल अलोंग इट साइटोसोल की जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कह रहे मैम आपने लास्ट वर्ड क्यों चेंज कर दिया? इसलिए चेंज किया ताकि आपको ये समझ में आए कि मुझे लास्ट तक रीडिंग करनी है। बढ़िया बेटा, देखो ये कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था, इसे कहते हैं एक ऐसा सवाल जो आपको ये बताता है कि आपको लास्ट तक रीडिंग करनी है, नॉट अ सिंगल वर्ड दैट यू हैव टू लीव। तो मुझे पता है इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी, बट आप आगे गलती नहीं करोगे, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है। दुख हो रहा है ना कि एक गलत हो गया मैम। कॉकरोचेस आर बेटा, कॉकरोचेस आर नॉक्टर्नल एंड हर्बीवोर्स। बड़े आए बेटा, ये हर्बीवोर्स हैं, बड़े आए। कुछ दिनों में कॉकरोचेस को बोलेंगे वीगन, ठीक है, नहीं ये बड़े आए हर्बीवोर थोड़ी है। डायर्नल एंड डायर्नल, दिन में तो कतई एक्टिव ना हो बेटा, तुम्हारे साथ बैठ के चिप्स थोड़ी खा रहे होंगे। नॉक्टर्नल एंड ओमनीवोर्स। डायर्नल बेटा ओमनीवोर्स सब कुछ खाते हैं और रात में एक्टिव होते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल बेटा,
In female cockroach, the seventh sternum is dash shaped and together with eighth and ninth sternum, it forms dash. तो seventh sternum कैसी होती है बेटा? boat shape. seventh sternum होती है boat shape and together with बेटा eighth and ninth sterna, it forms a genital pouch. Option 2 करेक्ट है बेटा, ये genital pouch. Yes everyone, option B. सी क्यों आंसर दे रहे हो? किसका आंसर सी दे रहे हो? पिछले वाले का ना. ऑप्शन 2 हो गया. चलो अगला क्वेश्चन बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच? कॉकरोच के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट. Hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts. 10th abdominal segment in both the sexes bears a pair of anal cerci. In each segment exoskeleton has hardened plates called sclerites. ये बात बिल्कुल सही है. हर एक सेगमेंट में बेटा एक्सोस्केलेटन के पास हार्ड प्लेट्स होती है जिसे स्क्लेराइड्स बोला जाता है. 10th सेगमेंट में दोनों सेक्सेस में एनल सर्काई होती है. हर एक स्टेटमेंट को लास्ट तक रीड करना, बिल्कुल सही है. हाइपोफैरिंग्स जो उनका टंग होता है वो माउथ पार्ट से एनक्लोज होता है, जैसे हमारे माउथ पार्ट से एनक्लोज है, बिल्कुल सही है. अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका मिडगट और हाइंडगट के बीच में तो बेटा होती है मैल्फिगियन टिब्यूल्स. गैस्ट्रिक सीके ये हेपेटिक सीके होती है बेटा फोरगट और मिडगट के बीच में. अगला क्वेश्चन बेटा. Which of the statement is false? Blood vascular system of cockroach is open type. बिल्कुल बेटा वो खुले विचारों और खुले दिल वाला है. I mean open circulatory system है बेटा. Blood vessel of cockroach open into hemocoel. बिल्कुल सही है. Blood vessel body cavity में open होती है, body cavity को hemocoel बोलते हैं. Hemolymph is composed of colorless plasma and hemocytes. बिल्कुल बेटा, ना रंग ना रूप ना कोई उसका बेटा hemolymph का रंग रूप नहीं होता है. I mean to say कि कलरलेस होता है. Blood from sinuses enter into the heart through the ostia and is pumped posteriorly to the sinuses. बेटा एक बात बताओ, पहले तो पंपिंग हार्ट में कभी भी पोस्टीरियरली नहीं होती है, पंपिंग हमेशा एंटीरियरली होती है. ये बात मैंने आपको बताया था. हार्ट में एंटर करेगा, फिर बेटा पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में जाएगा, फिर साइनसेस में एंटर करेगा. ऑप्शन 4 आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. अगला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा बेटा ये. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट ट्रेक्यूल बाय डिफ्यूजन. Fat body, nephrocyte, uricose gland help in excretion. Head holds a bit of nervous system while the rest is situated along the dorsal part of the body. Each compound eye consists of 2000 hexagonal units called as ommatidia. करेक्ट बात है, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है. लेकिन बेटा डोर्सल साइड पे नर्वस सिस्टम नहीं होता, वेंट्रल साइड पे होता है. तो थर्ड ऑप्शन इनका जो है इनकरेक्ट हो गया कॉकरोच के बारे में. अगला क्वेश्चन बेटा. मशरूम ग्लैंड ऑफ पेरीप्लैनेटा और कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट. मशरूम ग्लैंड ऑफ द पेरीप्लैनेटा फंक्शंस एज एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर नहीं बेटा, एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव बेटा और ग्लैंड. और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एसेसरी ग्लैंड होता है, नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म कर रहा होता है. ऑप्शन 1 इज योर आंसर. ठीक है. फ्रॉग के भी क्वेश्चन अब नेक्स्ट आने वाले हैं बेटा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच? बेटा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आप ना स्टेटमेंट क्वेश्चन जब आप नीट में कर रहे होगे तो आप देख लेना एक बारी कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, उसको थोड़ा सा मार्क कर लेना, ट्रू पूछा हुआ है या फॉल्स पूछा हुआ है, ताकि तुम्हें वापस से रीड करने की जरूरत ना पड़े. क्योंकि पैनिक वाली सिचुएशन होती है ना, तो पैनिक सिचुएशन में ना बार बार ऐसा लगता है गलत रीड कर लिया है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच? कॉकरोच डायोशियस होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, करेक्ट बात है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, one lying on each lateral side of the 4 to 6 abdominal segment, करेक्ट है बेटा. Each ovary is formed of group of 8 ovarioles, करेक्ट है बेटा. A pair of spermatheca is present in the 9th segment which opens into the genital chamber. ये अभी पढ़ा था बेटा. पेयर में तो होती है, फॉल्स है ये. पेयर में तो होती है but it is not present in the 9th segment. It is present in the 6th segment. So only 1, 2 and 3 are correct. Option 1 is your final answer. अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा. ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 oothecae, 9 to 10 oothecae each containing बेटा 14 to 16 fertilized eggs. 9 to 10, 14 to 16. ऑप्शन ए
ऑप्शन ए, हमें मिलते हैं 4 नंबर। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बेटा। राना टिग्रीना यानी कि आपका प्यारा प्यारा जग से न्यारा फ्रॉग डिस्प्लेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स एक्सेप्ट। राना टिग्रीना मीन्स ये सारे होते हैं एक्सेप्ट। राना टिग्रीना बेटा तुम्हारे जैसा बेटा होता है केमोफ्लेज, रंग बदलू दल बदलू, पहले आप हमारी फेवरेट फिर कोई और हमारा फेवरेट, रंग बदलू, बिल्कुल बेटा हाइबरनेशन एस्टिवेशन, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, पढ़ाई का माहौल तो चले जाएंगे बेटा समर स्लीप, अभी चल रही होगी ना तुम में से कई लोगों की समर स्लीप, एस्टिवेशन, फिर विंटर्स आएंगे, अरे मैम हाथ बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ही ठंड लग रही है हमको, हाइबरनेशन। भैया ये सब उसके पास होते हैं बेटा, केमोफ्लेज, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, मतलब समझो कि बिल्कुल तुम्हारे ही हैं बेटा रिलेटिव, ठीक है। होम्योथर्मी उनके पास नहीं होती है, पोइकिलोथर्म होते हैं बेटा, they do not have a fixed body temperature, it changes with the change in outer temperature, ठीक है। yes everyone, +4। हाँ बेटा जी अगला क्वेश्चन, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट बिकॉज, फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल क्यों छोटू होता है बेटा, क्योंकि वो हर्बीवोर होते हैं, क्योंकि वो ओमनीवोर होते हैं, क्योंकि वो कार्निवोर होते हैं, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो कार्निवोर होते हैं, और जो भी कार्निवोर होते हैं उनका बेटा एलिमेंट्री कैनाल होता है छोटा। हर्बीवोर्स, टैडपोल एक्चुअल में बेटा उसका एलिमेंट्री कैनाल कंपेरेटिवली लंबा होता है, जिनको भी सेल्यूलोज डाइजेशन करनी है, ठीक है, +4। यस, इंसेक्ट खाता है, हमारे क्रॉप को बचाता है आपका फ्रॉग। The number of pair of cranial nerves arising from the brain of the frog is, frog में कितने pair of cranial nerves होते हैं बेटा, मैंने इनके नर्वस सिस्टम में आपको लिखा था ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, फिर फिर मैंने ये क्या हो रहा है बेटा, आवाज ही नहीं निकल रही है, फिर मैंने पेरिफेरल नर्वस फिर मैंने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लिखवाया था क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। कितनी पेयर होती है, 10 पेयर ऑफ नर्व। बेटा मजाक नहीं उड़ाते कभी किसी का, वापस वही चीज तुम्हारे साथ होगी, है ना। चलो बेटा, फाइंड आउट द पेयर इन रेफरेंस टू द फ्रॉग विच इज इनकरेक्टली पेयर्ड। इनकरेक्टली पेयर्ड कौन सा है, इनकरेक्टली पेयर्ड, हियरिंग के लिए बेटा टिम्पैनम विद एक्सटर्नल ईयर, टच के लिए होता है बेटा सेंसरी पैपिले, स्मेल के लिए होता है नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए होता है सिंपल आइज। तो इसमें से इनकरेक्टली पेयर्ड क्या है बेटा, इनके पास बेटा सिंपल आइज होती है, कॉकरोच तो है नहीं। स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होती है बेटा, करेक्ट बात है। ऐसा लग रहा था मैंने वो कोई गैस वो कर ली हो, है ना, वो ऐसी आवाज जाती है ना, कौन सी गैस बेटा इनहेल करते हैं तो। टच के लिए होता है सेंसरी पैपिले, लेकिन बेटा हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर। टिम्पैनम, कई बच्चों ने इसका आंसर 4 मार्क किया है बेटा, ये फ्रॉग है, कॉकरोच नहीं है, कॉकरोच में कंपाउंड आइज होती है, इसमें तो सिंपल आइज होती हैं। जिन्होंने भी 4 मार्क किया है -2 अपने आप को। एक्सटर्नल ईयर कहां से हो गया बेटा, टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर दिया हुआ है। अब बेटा आते हैं असर्शन रीजन में। अब पहले मैं आपको असर्शन रीजन थोड़ा सॉल्व करना सिखाती हूँ। तो जब भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उसमें 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक होते हैं पहला स्टेटमेंट होता है असर्शन, दूसरा स्टेटमेंट होता है रीजन। असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हालांकि स्टेटमेंट ही दी होती है, लेकिन असर्शन रीजन में जो ऑप्शंस होते हैं वो अलग होते हैं, और बेटा इनके ऑप्शंस हर बार बदल सकते हैं, तो तुम्हें ऑप्शंस पूरा रीड करना है। हीलियम ना करते, हीलियम आपको ऑप्शन हमेशा रीड करना है, क्योंकि इनके ऑप्शंस हमेशा बदल जाते हैं। कभी ये वाला चीज 2 में दिया रहेगा, ये वाला चीज 1 में दिया रहेगा, ये बेटा 4 में दिया रहेगा, ये 3 में दिया रहेगा, तो आपको ऑप्शन हमेशा रीड करने हैं, ठीक है। अब आंसर क्या होगा इसको थोड़ा समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में हैव कॉलमनार सेल। आपको पहले तो ये पता करना है ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। तो मैम यस, पहला स्टेटमेंट जो असर्शन में दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में कॉलमनार सेल्स हो सकते हैं बेटा। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में फ्लैट सेल्स नहीं होती है, स्क्वामस सेल नहीं होती है, बट मैम कॉलमनार भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं। सही बात है मैम। सेल्स ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा, सही बात है या नहीं। आपकी कॉलमनार सेल स्टमक की लाइनिंग फॉर्म करती है या नहीं। मैम दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि एक बात मुझे पता चल गई कि 3 आंसर तो नहीं होगा, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, और मैम असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू ये वाला आंसर भी नहीं होगा बेटा। कई बार ना बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स भी देते हैं,
तो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट अच्छे से रीड करना है। अब मैम बात आती है कि मुझे 1 मार्क करना है या 2 मार्क करना है। तो बेटा 1 में दिया हुआ है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और इसमें दिया हुआ है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब समझना, मैं 1 का एक ना क्वेश्चन सॉल्व करा के बताऊंगी कि 1 आंसर कब होता है। इसका आंसर होगा बेटा 2। इसका आंसर 2 का क्यों है? क्योंकि आपका जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्या कहीं से भी बेटा ये वाली जो स्टेटमेंट दी हुई है, जो सेकंड स्टेटमेंट कि कॉलमनार एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो स्टमक की लाइनिंग बनाती है, स्टमक की लाइनिंग बनाती है, क्या ये स्टेटमेंट कहीं से भी पहले स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है? क्या एक्सप्लेन कर रही है? पहला लाइन कह रहा है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम के पास कॉलमनार सेल्स हो सकते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सेल्स होती है कॉलमनार एपिथेलियम की वो स्टमक को लाइन करती है। ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, दोनों अपने आप में अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों सही है, पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जहां पे भी आपको जो रीजन है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन करता हुआ दिखे तब आंसर होगा बेटा ये। अगर आपको बात समझ आ गई तो एक थम्स अप दे दो, और मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा के अभी बताऊंगी तो तुम्हें समझ आएगा कि 1 आंसर कब होता है, रीजन कब एक्सप्लेन करता है। यस, समझ में आ गई बात? यस, हाँ, वही क्वेश्चन पहले मैं आपको सॉल्व कराती हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन एक बारी पढ़ो, एक बारी ये वाला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। तो अब पहला असर्शन क्या कह रहा है? गैप जंक्शन अलाउ द एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल। गैप जंक्शन अलाउ करता है कि वो आयंस का एक्सचेंज करवाए या मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करवाए या लार्ज मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करवाए। ये बात बिल्कुल सही है, एक्सचेंज करवाता है। Gap junctions enable communication between neighboring cell or adjoining cells by connecting the cytoplasm of the two adjoining cells, adjacent cell. दोनों adjacent cell के बीच में ये क्या करता है बेटा? कम्युनिकेशन करता है। क्या ये सेकेंड स्टेटमेंट असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं? असर्शन में कह रहे हैं कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं, और एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या सेकेंड स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन कर रहा है? एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बेटा ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसकी कि नहीं, कि गैप जंक्शन आयंस को एक्सचेंज करता है, मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करता है, तभी तो बेटा कम्युनिकेशन कर रहा है, तभी तो कम्युनिकेशन कर रहा है। तो रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आयंस के एक्सचेंज कर रहा है, और सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है भाई करके ही तो कम्युनिकेशन कर रहा है। सो जब आपको लगे ना कि दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन जो है पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, तब आपका आंसर होगा 1। आपको अगर समझ में आया तो बेटा थम्स अप दे दो। वैसे बहुत कंफ्यूजिंग कभी रहेंगे नहीं बेटा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक ऑप्शन 2 का एक स्टेट बना के बताती हूँ। जैसे कि अगर आपको दे स्क्वामस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई, पहला स्टेटमेंट ये दे दें, और दूसरा स्टेटमेंट ये दे क्यूबॉइडल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दोनों अपने आप में करेक्ट है, इंडिपेंडेंट वे में करेक्ट है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर 2 होगा। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहे हो मतलब समझ में आ रहा है। अगला बेटा असर्शन रीजन करो। इन फ्रॉग्स अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम. The ventricle opens into a sac-like structure called conus arteriosus located on the dorsal side of the heart. ठीक है, चलो, फ्रॉग में ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर साइनस विनोसस राइट एट्रियम को तो ज्वाइन करता है, बिल्कुल सही है मैम, तभी तो वीना केवा से पहले साइनस विनोसस में ब्लड जाता है, साइनस विनोसस से फिर फ्रॉग के राइट एट्रियम में ब्लड जाता है, ठीक है। यस, The ventricle open into a sac-like conus arteriosus located on the dorsal side में नहीं होता बेटा, ventral side पे होता है। मैंने कहा था ना, जो भी ventricle से connected है वो ventral side पे है, ठीक है। तो statement 1 is true but the reason is false. बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है इसे, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। 2 आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे, अपने आप को माइनस पॉइंट देना। 1 भी आंसर दे रहे हैं, 3 भी आंसर दे रहे हैं, बट 3 बहुत कम दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा। जो साइनस विनोसस डॉर्सल साइड पे है, कोनस आर्टेरियोसिस वेंट्रल साइड पे, जो वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। मैंने ट्रिक भी बताई थी याद रखने की, मैंने ट्रिक भी बताई थी, इसमें भी आप लोगों ने शगुन किया है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स।
Gizzard has an inner layer of thick circular muscles and thin outer layer of cuticle forming 6 highly chitinous plates called as teeth. ठीक है, gizzard बेटा grinding of the food particles में help तो करता है, 100% कर रहा होता है बेटा. Gizzard has an inner layer of circular muscles and thin outer layer of 6 highly chitinous plates called as teeth. This is false. उसके आउटर साइड पे सर्कुलर मसल्स होती है, अंदर के साइड पे बेटा टीथ होती है. तो 1 इज करेक्ट. और देखो देखो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट. 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन 1 दोनों करेक्ट कैसे हो गई? इसमें भी बहुत सारे बच्चे 3 आंसर दे रहे हैं. 3 कैसे आंसर हो गया भाई? 3 कैसे आंसर हो गया? समझ में आई बात बेटा? बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स होते हैं, अंदर की तरफ तो दांत होते हैं ना. +4. अगला क्वेश्चन. हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए यार? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा गंदा दिख रहा है डायग्राम. ठीक है, ये C है, ये B है, ये A है, और ये D है, और ये E है. ठीक है. ऑब्जर्व द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म. अरे बेटा अर्थवर्म का क्वेश्चन आ गया है, अर्थवर्म को कर दिया जाए डिलीट. लेकिन बेटा ये अर्थवर्म का डायग्राम दिया हुआ है क्या? नहीं यार, ये तो ये फ्रॉग का दिया हुआ है. ये फ्रॉग का है तो ये अर्थवर्म क्यों लिखा है? ये तो फ्रॉग का दिया हुआ है ना भाई. ये फ्रॉग का है बेटा, फ्रॉग का है डायग्राम, बिल्कुल फ्रॉग का है भाई. रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया हुआ है ना फ्रॉग का, ओविडक्ट वाला बनाया हुआ है. ये फ्रॉग है बेटा, आप मार्क करो. ए जो है ओविडक्ट बनाई हुई है, ए जो है ओविडक्ट बनाई हुई है, ए जो है ओविडक्ट बनाई हुई है. बी जो है ओवरी दिखाई हुई है, बी जो है ओवरी दिखाई हुई है. सी ओवरी के अंदर का ओवा दिखाया हुआ है. ठीक है. ई जो है यूरिनरी ब्लैडर दिखाई हुई है, ई यूरिनरी ब्लैडर. डी जो है क्लोएका दिखाया हुआ है. ऑप्शन 2. इन्होंने गलती से बेटा अर्थवर्म लिख दिया है तो फ्रॉग. ऑप्शन 2 आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने सही किया है. अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन. स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, fusiform and non-striated. These muscles are located in the inner wall of blood vessels only and aid in the diffusion of gases. ठीक है. स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, फ्यूजीफॉर्म भी होते हैं यानी कि स्पिंडल शेप होते हैं, और बेटा नॉन स्ट्राइएटेड भी होते हैं. लेकिन ये इनर वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स में नहीं होते, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में हेल्प नहीं करते. असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. आंसर हो गया ऑप्शन सी. हमें मिल गया +4. अगला क्वेश्चन. Given below are the two statements. Head of the cockroach is formed by the fusion of 6 segments. Head of the cockroach is not flexible due to its stiff neck. मैम हेड ऑफ द कॉकरोच तो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता ही है, तभी तो निम्फ में 6 सेगमेंट होते हैं, लेकिन एडल्ट में 1 सेगमेंट होता है. कॉकरोच का हेड इनफैक्ट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि हेड इज कनेक्टेड टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ फ्लेक्सिबल नेक, ना कि स्टिफ नेक. 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट. हमेशा स्टेटमेंट्स को पढ़ा करो. मैंने बोला ना बेटा उल्टा पुल्टा दे देते हैं, उल्टा पुल्टा दे देते हैं. अब यहाँ पे देखो आंसर क्या बन गया बेटा, फर्स्ट. कभी कभी ये थर्ड में तुम्हें मिलेगा, तो हमेशा क्वेश्चन को रीड करना. ऐसा मत सोचना कि हमेशा सेम देंगे. 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट. ठीक है. अगला ऑप्शन नहीं, अगला क्वेश्चन. अगेन बेटा आपको लेबलिंग आइडेंटिफाई करनी है. ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये फ्रॉग का दिखाया हुआ है बेटा, ये सी दिखाया हुआ है, ये डी दिखाया हुआ है. ए क्या दिखाया हुआ है, जहां बाइल जूस स्टोर होता है यानी कि गॉल ब्लैडर. बी क्या दिखाया हुआ है बेटा, लंग्स. बी लंग्स दिखाए हुए हैं, बी लंग्स एनसीईआरटी का डायग्राम है. सी फैट बॉडीज दिखाई हुई है, सी फैट बॉडीज दिखाई हुई है. डी बेटा किडनी दिखाया हुआ है, डी किडनी दिखाया हुआ है. एफ जो है यूरिनरी ब्लैडर दिखाया हुआ है. एफ कहाँ गया, एफ कहाँ है, एफ यूरिनरी ब्लैडर दिखाया हुआ है, एफ यूरिनरी ब्लैडर दिखाया हुआ है. ठीक है. और फिर क्या बचा, ई जो है वो दिखाया हुआ है क्लोएका. कहाँ है, एक सेकेंड बेटा. ए गॉल ब्लैडर, बी लंग्स, ये तो आंसर नहीं है. सी टेस्टिस नहीं है, सी फैट बॉडीज. डी किडनी. अच्छा तो ई क्लोएका नहीं दिखाया हुआ है बेटा, इंटेस्टाइन है. इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट दिखाया हुआ होगा,
रेक्टम, कोलॉन एंड रेक्टम, ये होगा बेटा आंसर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कितनों ने मार्क किया है? ऑप्शन 2 कितनों ने मार्क किया है? आपको समझ में आया बेटा? ये इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट आपको क्या दिखाया होगा? ई जो होगा वो रेक्टम दिखाया होगा। करेक्ट है ये बात? ऑप्शन 2 हो गया। यस करेक्ट है तो एक बार थम्स अप दे दो, मैम ने गलत तो नहीं मार्क किया है? करेक्ट है पक्की बात? थम्स अप दे देना एक। अगला क्वेश्चन बेटा, अब बस ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं बेटा, फटाफट लगाओ फटाफट। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दूंगी और फिर आंसर्स कम्युनिटी पोस्ट में बताऊंगी, ठीक है? इन कॉकरोचेस द माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, लोअर लिप, अ पेयर ऑफ मैंडिबल, a pair of maxillae and a labium upper lip. These mouth parts located at the posterior end of the head forms the appendage that facilitates the biting and chewing. बेटा एक बार इसको मार्क करो। कॉकरोचेस में माउथ पार्ट्स में होता है लेब्रम, लेब्रम को लोअर लिप कभी भी नहीं बोलते, लेब्रम को अपर लिप बोलते हैं। अ पेयर ऑफ मैंडिबल बिल्कुल होता है, बट बेटा लेब्रम अपर लिप होता है, लेबियम लोअर लिप होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। माउथ पार्ट्स लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द हेड नहीं होता, बल्कि माउथ पार्ट्स तो सबसे एंटीरियर एंड पर होते हैं, सबसे आगे होते हैं, जो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के होते हैं। बोथ द असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। बेटा आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। The first pair of wing arises from the mesothorax and the second pair of wing arises from the metathorax. बिल्कुल सही है। First pair of wings mesothoracic wings, second pair of wings बेटा metathoracic wings, बिल्कुल सही बात। 4 wings जैसे mesothoracic wings बोलते हैं, इन्हें टेगमिना बोलते हैं, ये ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, and it covers the transparent membranous hind wings which are used in the flight। दोनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है क्या? क्या सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है क्या? कतई नहीं बेटा। फर्स्ट वो पहला स्टेटमेंट तो कह रहा है कि फर्स्ट को मेसोथोरैक्स से निकला है, सेकंड बेटा मेटाथोरैक्स से निकला है, और इसमें बोला है कि मेसोथोरैसिक विंग्स जो होती है ओपेक होती है, डार्क होती है, लेदरी होती है, जो कि हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसमें मेटाथोरैक्स को या मेसोथोरैक्स दोनों को एक्सप्लेन किया है क्या? नहीं किया है बेटा। यानी कि असर्शन रीजन करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों करेक्ट है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन बेटा, फ्रॉग डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड आर पोइकिलोथर्म्स। बिल्कुल सही बेटा, फ्रॉग्स के पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता और ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं, बिल्कुल सही बात। बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड। अब इसका आंसर तुम बताओ क्या होगा? मैम इनका बॉडी टेम्परेचर आउटर टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है, दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एनवायरमेंट के साथ में टेम्परेचर चेंज करते हैं, इसीलिए इनको कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी जल्दी कमेंट्स में आंसर दो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है ना। असर्शन कह रहा है कि भैया वो पोइकिलोथर्म है, उनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है, रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है। रीजन कह रहा है कि भैया हाँ बिल्कुल उनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, क्योंकि बिकॉज, ऐसे लगा दिया करो बिकॉज, इस स्टेटमेंट के साथ में लगा दिया करो बिकॉज। अगर बिकॉज लगा के सही बन रहा है तो 1 हो जाएगा आंसर। बिकॉज उनका बॉडी टेम्परेचर बेटा वेरी कर रहा है विद टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड, दैट इज व्हाई दे आर कोल्ड ब्लडेड, ऑप्शन 1। ठीक है, अब मैं एक बार 10 क्वेश्चंस तुम्हें मुझे होमवर्क में देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई बहुत क्वेश्चन है यार, 2-3 क्वेश्चन और कर लो। मैंने कितने क्वेश्चन लेके आई थी? 2-3 क्वेश्चन और कर लो, फिर बाकी क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, आंसर बाद में तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। इन फ्रॉग द ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द ब्रेन बॉक्स। बिल्कुल सही बात है। द ब्रेन is divided into forebrain, midbrain and hindbrain। ये बात पूरी, all the statement, entire statement is correct। In frog, forebrain include olfactory lobe, paired cerebral hemisphere and paired diencephalon। जल्दी बताओ। बच्चे कह रहे हैं मैम 50 ही करा लो आज। क्यों, थक गए? ऐसे तो कहते रहते तो क्वेश्चन कराओ, 5:30 तक कराऊंगी, उसके बाद होमवर्क में दूंगी। और बेटा कम्युनिटी पोस्ट में भी तुम्हारा सही आंसर मैं मार्क मतलब दे दूंगी। कम्युनिटी पोस्ट में अर्जुना के टीचर्स पोर्टल में जो होता है
और फिर मैं आपको ये आपके कमेंट में पिन भी करा दूंगी जो करेक्ट आंसर्स होंगे जो होमवर्क में दूंगी। फोरब्रेन में पेयर्ड डायेनसेफेलॉन नहीं होता, अनपेयर्ड डायेनसेफेलॉन होता है। आपने जिसने भी 2 आंसर दिया है टपली मारो अपने सर के ऊपर। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, अनपेयर्ड डायेनसेफेलॉन है। अनपेयर्ड डायेनसेफेलॉन होता है, अनपेयर्ड डायेनसेफेलॉन होता है। अब बेटा मैं यहां से क्वेश्चंस को आपको देती हूं होमवर्क में और इसके आंसर्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आप लोगों को चलेगा क्योंकि 5:30 बज गए हैं। अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और इन क्वेश्चंस की जो है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपके पास बेटा टोटल 14 क्वेश्चंस है। अरे भाई ये यहाँ पे क्या कर रहा है? 14 क्वेश्चंस बेटा, 14 क्वेश्चंस की आपके पास बेटा मैंने होमवर्क में दे दिया है। चलेगा आप लोगों को? यस 14 क्वेश्चंस बेटा चलेगा आप लोगों को होमवर्क में? करके आओगे बेटा ईमानदारी से? आप आराम से करो, मैं रात में आंसर आपके साथ में शेयर करूंगी। मैं रात में आप लोगों के साथ में बेटा आंसर शेयर करूंगी, आप लोग प्लीज करा लो। नहीं नहीं एक कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आप करा दो। भाई आप ट्राई करो ना यार, आसान है, आप ट्राई तो करो। ठीक है 5:30 हो गया है। कम्युनिटी पोस्ट में भी करूंगी, लेकिन जिनको कम्युनिटी पोस्ट में आंसर नहीं देखना आता उनको मैं आज के लेक्चर में कमेंट पिन करा दूंगी। एक बारी दिल बना दो अगर बेटा समझ में आया और आपको अच्छा लगा सेशन या नहीं बेटा, इट्स ओके। हमें वैसे भी अगले चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था तो हमारे लिए 15 मिनट्स काफी है, हमें बहुत सारा पढ़ना नहीं था, सिर्फ इंट्रोडक्शन देनी थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारा आज का मेन मुद्दा था। ठीक है आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व करो, या तो आप एक काम करना, आज आप क्या करना क्वेश्चन सॉल्व करना, कल आंसर दूंगी ताकि आप अपनी क्लासेस अटेंड कर लो और क्लासेस अटेंड करने के बाद आपके पास समय हो क्वेश्चन सॉल्व करने का। कल मॉर्निंग में आंसर पिन करा दूंगी, कल मॉर्निंग में कम्युनिटी पोस्ट करा दूंगी ताकि आपके पास थोड़ा समय रहे। ठीक है चलो ये बेटा होनी चाहिए ये सेटिस्फेक्शन। बेटा पता है क्लास के अंदर इतनी गर्मी हो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है तो बेटा मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस क्यूरेट किए, बहुत मेहनत से आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन से क्वेश्चन मिलेंगे। भाई बहुत गर्मी हो रही है, बहुत देर से एक्सट्रीम गर्मी। अरे यार यस एवरीबॉडी डन डन डन। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे पसीने से लथपथ हो चुकी मैम के साथ में तैयार हैं बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लेक्चर का इंट्रोडक्शन करने के लिए? एटलीस्ट हम इसके बारे में 2-4 बातें आपको बता दें बेटा। आई होप बेटा तुम्हारे लिए ये सेशन यूजफुल हो, तुम्हें अच्छा लगा हो कि यार हमने पूरा ना जो चैप्टर पूरा पढ़ा उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस हमारी हो गई है। हमने इतने क्वेश्चंस किए बेटा, इतने क्वेश्चंस। तो आई होप तुम्हें दिल से लग रहा हो कि भाई अब या तो तुम्हारी गलती है तुमने रिवीजन नहीं किया, बट अंदर से फील आनी चाहिए कि अब मेरा प्रैक्टिस हो गया, मैं घुमा फिरा के इन्हीं क्वेश्चंस को करूंगी, इससे बियॉन्ड कहीं से कुछ नहीं आएगा। ठीक है ये फील अंदर से आना चाहिए बेटा, ये फील अंदर से आना चाहिए। और आपको अगले बार भी चैप्टर्स को पढ़ के आना है, तभी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का फायदा होगा बेटा। ओ माय गॉड बेटा बहुत गर्मी है बेटा, मैं क्या बताऊं कि मैं कितनी गर्मी में पढ़ा रही हूँ, बेहोश हो जाऊंगी लग रहा है तो बेटा सुंदर सुंदर से लिखें। बहुत मजा आया बेटा, बहुत ही मजा आया। मैंने भी पहली बारी एक कंप्लीट सेशन जो है क्वेश्चंस को डेडिकेट किया है, आपके साथ शुरू किया है, बट इस वीक में मैं लक्ष्य बैच के साथ भी लूंगी, उनसे भी उनका फीडबैक लूंगी कि उनको कैसा लगा, है ना। अब बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हेडिंग डाल लो सुंदर सुंदर से, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हेडिंग डालो ह्यूमन फिजियोलॉजी। यानी कि आप ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत सारी बातें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ये मैंने क्या लिख दिया बेटा, चैप्टर ही गलत लिख दिया, मैम को मौत आ रही है, गर्मी में दिमाग काम नहीं कर रहा है बेटा। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाह 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 क्या कलाकारी कर रही हो बेटा मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये चैप्टर बेटा हम शुरू करने वाले हैं। यस एवरीबॉडी ठीक है। अब बेटा कमेंट्स में तो मैं यहाँ पे बहुत जल्दी जाता है तो मैं पढ़ नहीं पाती कि आपने कैसा फील किया, तो आप बेटा ये लेक्चर के एंड में जो आपको महसूस हुआ लेक्चर के बाद क्वेश्चन सॉल्व करके वो जरूर अपनी फीलिंग्स लिखना, मैं पढ़ूंगी, एक एक कमेंट को पढ़ूंगी। ठीक है
नहीं नहीं, कल से नहीं पढ़ेंगे बेटा, काल करे सो आज कर, इंट्रोडक्शन तो आज ही देंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इस चैप्टर की पहली बात तो मैं इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। नीट एग्जामिनेशन में इसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 से 3 सवाल भी आ सकते हैं, 2 से 3 सवाल भी आ सकते हैं इस चैप्टर से, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है बेटा। जब आपको मैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस को पढ़ाऊंगी तो सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं, या फील कराऊंगी आपको। फील इसलिए कराऊंगी क्योंकि तुम सांस ले रहे हो, चेस्ट कब बाहर जा रही है, चेस्ट कब अंदर आ रही है, डायफ्राम कब ऊपर जा रहा है, डायफ्राम कब नीचे जा रहा है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, उसे फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे इस चैप्टर को। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत मन से बेटा इस चैप्टर को पढ़ना है आपको, आराम से पढ़ना है बेटा, डॉक्टर वाली फील आएगी। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनफैक्ट किसी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर को पढ़ोगे उससे फील आएगी। इस चैप्टर में नीट की इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता दी। अब बेटा आप एक बात बताओ, मैं आपसे ना, बहुत इंट्रोडक्शन है तो मैं बहुत जनरल बातें आपसे करने वाली हूँ, बहुत जनरल बातें, आप जनरल आंसर मुझे देना। देखो चैप्टर में एक शब्द है ब्रीदिंग, और आप एक बहुत कॉमन सा वर्ड सुनते हो रेस्पिरेशन। हालांकि एनसीईआरटी कहती है ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। मैं तुमसे ये पूछती हूँ, मैं तुमसे ये सवाल पूछती हूँ कि सांस लेना क्यों जरूरी है। इससे पहले एक चैप्टर था जो था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एनसीईआरटी को पसंद नहीं आया, एनसीईआरटी को नहीं बेटा, एनएमसी को पसंद नहीं आया, उड़ा दिया आपके नीट के सिलेबस में से। तो डाइजेशन पहले पढ़ते थे, फिर बेटा ब्रीदिंग पढ़ते हैं, फिर सर्कुलेशन पढ़ते हैं, फिर एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, फिर लोकोमोशन, मतलब इसे ना सीक्वेंस में पढ़ते हैं। सीक्वेंस में पढ़ने का कारण है, सीक्वेंस में पढ़ने का रीजन है, ऐसा नहीं कि अपने मन से ही सीक्वेंस में पढ़ रहे, कारण है। आप मुझे बताओ सांस लेना क्यों जरूरी है, सांस लेना क्यों जरूरी है? तो जिंदा रहने के लिए। आप कह रहे हो डिफरेंट है, पर एनसीईआरटी कहती है कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। हाँ, बिल्कुल 100% चीज अलग होती है, माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, वो डिफरेंस मैं भी आपको बताऊंगी, शायद आपको पता भी है। आप कह रहे हो जिंदा रहने के लिए, पर जिंदा रहने के लिए का क्या मतलब है? आप बेटा जिंदा रहने के लिए बोलोगे तो फिर तो तुम नॉन साइंस स्टूडेंट की तरह बात कर रहे हो, मैथ्स वाले स्टूडेंट की तरह बात कर रहे हो। तो मैथ्स के स्टूडेंट हो क्या जिंदा रहने के लिए? मैथ्स के स्टूडेंट को बोलूंगी ऑक्सीजन ये क्या चाहिए, सांस क्यों लेना है? जिंदा रहने के लिए। वो बोलेगा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिंदा रहने के लिए बोल रहे हो, तुम्हें अलग बायोलॉजी के टर्म्स में बोलना है। भाई तुम्हें एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, है कि नहीं एनर्जी, ये बताओ। और जिसने भी जिंदा रहने के लिए लिखा है ना बेटा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए, ठीक है भाई, एनर्जी चाहिए। अभी मैम बेटा जो इतनी मैम के अंदर एनर्जी आ रही है, कैसे आ रही है? क्योंकि मैं रेस्पिरेशन कर रही हूं भाई, मैं रेस्पिरेशन ना करती तो मेरे पास एनर्जी नहीं। ऑफकोर्स खाना पीना खाने से भी तो होगा ना, सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि खाना खाना है, खाना खाना है। हाँ एनर्जी, ये वर्ड आना चाहिए था, एनर्जी वर्ड आना चाहिए था, एनर्जी। अब पहले चैप्टर बेटा सिर्फ इंट्रो है, मस्त रहो, सिर्फ इंट्रो है, सिर्फ इंट्रो है। तो पहली चीज जो हम बोलते हैं कि डाइजेशन पहला चैप्टर क्यों पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, क्योंकि पहले खाना खाने की जरूरत है। रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, फल खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, खाना जो खा रहे हो उसमें खाते हो प्रोटीन्स, उसमें खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें खाते हो फैट्स, ये सारी चीजें जो खाते हो, खाना खाया गया टमी में, स्टमक में, मुंह में भी कुछ डाइजेशन हुआ, फिर स्टमक में भी कुछ डाइजेशन होता है, फिर इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है इंटेस्टाइनल जूस से, फिर आता है पैंक्रियाटिक जूस, फिर आता है बाइल जूस। तुम करते क्या हो बेटा? कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इंट्रो देना है बेटा, इसको फील करना है। आज चैप्टर की फील लेनी है, कल से बेहतरीन तरीके से शुरू करेंगे लिखना। आज सिर्फ फील लो। जब तुमने बेटा खाना खाया, इसे लिखना मत बेटा, इसे लिखना मत, जहां से लिखना होगा मैं बताऊंगी। जैसे तुमने फूड खाया ना बेटा, तुमने फूड खाया, अच्छा तुम लिख ही लो बेटा, एक काम करो, फिर ये ना बेसिक्स हैं तो बेसिक्स को तुम लिख ही लो यार, फूड बेसिक है तो बेसिक्स को तुम लिख सकते हो। चैप्टर की हेडिंग डाल ली ना, मैं कह रही हूँ जब तुम फूड खाते हो लिख ही लो बेटा, क्योंकि ये ना बेसिक्स है, ये चैप्टर के बेसिक्स है। जब तुम फूड खाते हो तो मैंने बोला भाई तुम क्या खा रहे हो, तुम प्रोटीन्स खाते हो, तुम कार्बोहाइड्रेट खाते हो, आलू कचालू कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो। आज तो तुमने कुछ लिखा भी नहीं है भाई, तो हाथ चलाओ। और तुम क्या खाते हो? फैट्स खाते हो। खाते हो कि नहीं? खाते हो कि नहीं? खाते हो ना, डाइजेशन 10th में पढ़ा था ना। और जब तुम बेटा इसे खाते हो तो खाने से एनर्जी मिल जाएगी क्या? सिर्फ खाने से एनर्जी मिल जाएगी? और क्या तुम इन कॉम्प्लेक्स फूड को कभी अपनी बॉडी के अंदर यूज कर पाओगे? बड़े बड़े प्रोटीन, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट, बड़े बड़े फैट,
क्या इतने बड़े बड़े कंपोनेंट्स को यूज कर पाओगे? तो एक सरल भाषा में मैं कह सकती हूँ कि मैम इतनी बड़ी बड़ी चीजों को तो हम, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा मैम। तो जब ये तुम बेटा फूड को खाते हो, ये तुम्हारे टमी में जाता है या तुम्हारे बेटा एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, बेसिकली मैं कह सकती हूँ तुम्हारे गट में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, तो वहां जाके मैम इसकी क्या होती है? डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल में इसकी क्या होती है? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब एनर्जी बनाना नहीं होता है, उसमें तो एनर्जी खर्च होती है, उसको तोड़ना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है सपोलो। यस, एलिमेंट्री कैनाल में दीज, वैसे तो ये डाइजेशन का पार्ट है बट बेटा ये रिलेटेड है चैप्टर्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी बिल्कुल रिलेटेड चैप्टर्स है, तो बेसिक्स जानना जरूरी है। सो दीज कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स है। दीज कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स, these complex food items are broken down into simple absorbable form, into simple। सिंपल का क्या मतलब है अभी मैं बता रही हूं। सिंपल का मतलब है एक ऐसी चीज जिसे एब्जॉर्ब कर पाओ। मैं आपको सरल भाषा में बताऊं, एनसीईआरटी इज अ कॉम्प्लेक्स बुक and notes is the breakdown of the NCERT। notes NCERT की easy language है, क्योंकि तुम उस कॉम्प्लेक्स को ग्रहण नहीं कर सकते दिमाग में, तो उसके लिए तुमने नोट्स बना लिए, नोट्स को तुम इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हो। यस, यू हैव टू राइट बेटा, इसे लिख लो, मैंने बोला तो बेसिक से लिख लो, बोला तो बेसिक से लिख लो। समझ गए बेटा, कितनी आसान भाषा में समझे ना। एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स थी, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, जब तक दिमाग में एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो बेटा यूटिलाइज भी नहीं हो पाएगा, एनर्जी भी नहीं, मतलब तुम्हें मार्क्स भी नहीं आएंगे, समझोगे नहीं तो तुमने नोट्स बनाए, उसी को तोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स को इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यस यस, कितना रिलेटेबल है ना, कितना रिलेटेबल है। तो तुमने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हाय आना, यस एवरीबॉडी। और सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म का क्या मतलब है मैम? इसका मतलब होता है भाई, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स का एक सिंपल फॉर्म बताती हूं, ग्लूकोज है ना, प्रोटीन्स का एक सिंपल फॉर्म बताती हूं, अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनी होती है, और कार्बोहाइड्रेट का मैंने एक छोटा फॉर्म बताया, ग्लूकोज, और बेटा फैट्स के लिए हम कहेंगे फैटी एसिड। अब बेटा मुझे बताओ, क्या ये इजी फॉर्म बन गई? ये कॉम्प्लेक्स से इजी बन गया। अब मैं कल इसके आगे कंटिन्यू करूंगी कि इसके बाद बॉडी के अंदर कहानी क्या होती है, इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगी कि इसके आगे बॉडी में क्या कहानी होती है बेटा, ठीक है, आज नहीं करूंगी, कल बताऊंगी। अब तुमने बेटा देखो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को इजी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, बिल्कुल सही बेटा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल लिख सकते हो। अब बेटा ये तुमने इसलिए किया कि भाई इसको अब तुम बॉडी में यूटिलाइज कर सकते हो, नोट्स को तुम अब समझ सकते हो, तुम इनको बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। पर क्यों करोगे यूटिलाइज? भैया एनर्जी चाहिए, और पहले डाइजेशन करते हो फिर रेस्पिरेशन करते हो, इसीलिए पहले डाइजेशन चैप्टर पढ़ते हो फिर रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ते हो, अपने मन से नहीं देते हैं। और फिर सर्कुलेशन पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए ब्लड चाहिए ना भाई। ऑक्सीजन गया कैसे सेल्स के पास, सेल्स इसको यूटिलाइज करेगा कैसे, इसकी ब्रेकडाउन कैसे करेगा? तो कल इसी को पढ़ेंगे कि ग्लूकोज को तोड़ा तो एनर्जी मिली, ग्लूकोज को तोड़ा तो एनर्जी मिली, तोड़ा किसकी मदद से? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आया कैसे? ब्रीदिंग। सेल्स के पास पहुंचा कैसे? ब्लड। सेल्स ने यूज कैसे किया? ऑक्सीजन को यूज किया, रेस्पिरेशन किया। रेस्पिरेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन दीज टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड दैट्स हाउ जिंदा रहते हो, जो तुम बोल रहे थे जिंदा रहने के लिए। अब बताओ बेहतरीन कॉन्सेप्ट है या नहीं? सिर्फ आज मैंने तुम्हें एक ट्रेलर दिया है बेटा इस चैप्टर का, और तुम्हें समझ में आ गया कि ये ट्रेलर कितना बेहतरीन है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है बेटा, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना, हम बेटा इस बेहतरीन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे कब?
अब अगली कक्षा में, ठीक है। बुक जो आप पूछ रहे थे बेटा, देखो एक हमारी ही फिजिक्स वाला की ही पीडब्ल्यू की ही एक बुक है बेटा, दिस इज 37 इयर्स ऑफ एमसीक्यू। ये बायोलॉजी में भी है, ये फिजिक्स में भी है, ये केमिस्ट्री में भी है। अगर ये बुक उन बच्चों के लिए, देखो आपने ये देखा पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता देती हूँ और बता देती हूँ कि बुक अच्छी क्यों है। हालांकि मैं आपको बताऊं तो आप रीसेंट ईयर के पीवाईक्यूज को फॉलो करो एज पर द सिलेबस अपडेट। ये सेम बुक फिजिक्स के लिए भी है, सेम बुक केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है। और इवन अगर आपको रीसेंट 10 इयर्स के, हमने तो 5 इयर्स के किए हैं, आपको जो भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो अभी सिलेबस में से डिलीटेड हैं, आप उन क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हो। दिस इज 37 इयर्स नीट यूजी चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व्ड, और इसमें हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है और आपको एक ही जगह पे सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। वो मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है कि आपको एक ही जगह पे क्या है, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। हम जैसे बेटा लेके आ रहे हैं, चैप्टर वाइज करा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक ही किताब है, एक ही किताब के अंदर सारी चीजें हैं। तो जब एक ही किताब के अंदर सारी चीजें हैं तो आपके पास बेटा ऑप्शन है कि आप एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस कर सकते हो और आंसर्स साथ के साथ एक्सप्लेन्ड है, विच इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। तो इन केस यू वांट टू सॉल्व पीवाईक्यूज, दिस इज द बेस्ट बुक बेटा कि आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है। जहां आपको यहाँ पे लगे ना बेटा कि ये सिलेबस में अभी नहीं है, ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है, पहले आता था, उस क्वेश्चन को इग्नोर करते जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो खासकर की बहुत हेल्पफुल है बेटा, और बायोलॉजी में भी हेल्पफुल क्यों है, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। समझ में आ गई बेटा। सो दिस इज द बुक। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कक्षा अटेंड करने के लिए। मैंने आज बेटा सच बता रही हूँ बहुत गर्मी में क्लास ली है। ये ओवरऑल बायोलॉजी के लिए है, ये ओवरऑल बायोलॉजी के लिए है। 11-12 क्या होता है, ये ओवरऑल बायोलॉजी के लिए है, इसमें बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है, कंबाइंड फुल 11th and 12th, ठीक है। Oh my God, full 11th and 12th बेटा, and botany and zoology combined. Okay guys and guys, बाकी तो बेटा हम मिलते हैं। एक छोटा सा गाना मैं सुना देती हूँ। मेरी तो किताब देखो, मैं अपनी किताब को इतना पढ़ती हूँ कि इसके बेटा क्या ही कर दिया है मैंने। अच्छा, जिनके पास बेटा ये किताब आई है ना, वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे भी बताया था, पर जिन्होंने ये किताब ली है ना, प्लीज अपना बेटा रिव्यू जरूर लिखना यार। जहां से भी तुमने किताब ली, अंदर किताब खोल के देखा है तुमने, तो प्लीज रिव्यू दे दो, ठीक है। आज का जो होमवर्क है वो जरूर सॉल्व करना। मैं आपको कल सुबह आंसर्स बताऊंगी ताकि आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, ठीक है। ओ माय गॉड, हाँ भाई बहुत गर्मी है यार। चलो मैं आप लोगों को एक गाना सुना देती हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे बेटा, ठीक है। टिश्यू लेना पड़ रहा है भाई, टिश्यू। चलो अपने लिए एक गाना गाते हैं, हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, है ना, क्योंकि हम लोगों को मिलके बेटा नीट फोड़ना है, मिलके पढ़ाई करेंगे और बेटा लोग देखते रह जाएंगे, ठीक है। कंधों से मिलते हैं कंधे अपने। तो आप लोगों के लिए एक गाना। कल का होमवर्क डिस्कस तो कर लिया, एक बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है, कह रहे कल का होमवर्क बता तो दिया था, निम्फ वाला लेक्चर स्टार्टिंग से देख। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। ओ माय गॉड, गर्मी में गाया नहीं जा रहा है बेटा। अब जो भी हो शोला बनकर पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर चढ़ जाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, सपोलों से मैम मिलती हैं, और मैम ऐसे तुमको पढ़ाती हैं कि मेडिकल कॉलेज पहुंचाती हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ये तो बेटा मेरे को अपना ऐड करना ही था ना, अपना मसाला। तो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल बेटा। कमेंट्स में अपने मार्क्स जरूर बताना, और जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी बेटा सारे बच्चों को, वो जरूर करना बेटा। आई विल सी यू ऑल एनर्जी के साथ में, जोश के साथ में, चाहे कितनी भी गर्मी हो बेटा, हम मिलेंगे कल की क्लास में बेटा यही इसी वक्त, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।